एक बार फिर से अपन स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को, है ना। कारण मैंने बता दिया था उसके लिए ना। तो आज रिकॉर्डिंग तो अपन कर रहे हैं ना, लेक्चर लाइव चलना था बट अभी किसी कारणवश से वो वाईफाई का कनेक्शन हो नहीं पाया, आज लेट भी हो गया 10-15। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना परसेंटेज को। क्या होता है परसेंटेज बताओ, सभी लोगों ने पढ़ रखा है लगभग देखा जाए तो। हाँ, परसेंटेज पढ़ा रखा है ना। क्या होता है प्रतिधन शत, है ना। चल देखो, परसेंटेज चैप्टर की यदि हम बात करें, देखो ऑफलाइन में अपन ने जब पढ़ा था उस टाइम पर बोर्ड पर, तो अपने पास में थोड़ा सा चीजों को टाइम लग रहा था, है ना। अब यहाँ से थोड़ा अपना फटाफट फटाफट यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जो अपने 4-5 लेक्चर आगे पीछे हुए थे उसको अपन यहाँ पर जो ऑनलाइन पर अपन ये सेशन चला रहे हैं उसमें अपन इसको रिकवर कर लेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को अपन। तो परसेंटेज की यदि हम बात करें तो टॉपिक जो अपना है परसेंटेज, तो अपन हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत, यदि इस शब्द प्रतिशत को अपन काट के देखें तो यहां से इसका मतलब पता लगेगा कि परसेंटेज को अपन यदि ब्रेक करें तो ये दो वर्ड में ब्रेक अपन करेंगे, पर प्लस सेंट पे। ठीक है, हिंदी में भी इसी प्रकार से इसको दो शब्दों पे तोड़ा जा सकता है, प्रतिधन शत। ठीक है, तो वन बाय वन अपने ये समझते हैं कि परसेंटेज में ये जो वर्ड परसेंट है ना, इसका मतलब क्या होगा, और ये जो वर्ड अपना सेंट है इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, यदि हम बात करें बेटा पर की, तो पर मतलब सभी को पता ही है ना। पर मतलब होता है अपने पास वो वैल्यू जो कि अपनी क्या होगी, आउट ऑफ, ना। पर मतलब क्या होता है अपना आउट ऑफ। ठीक है, यदि हम बात करें आउट ऑफ वैल्यू की, तो आउट ऑफ वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू, तो आउट ऑफ वैल्यू वो वैल्यू होती है बेटा जिसके रेस्पेक्ट में हम बातें करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू जिसके बात हो रही है, विथ रेस्पेक्ट टू जिसके बात हो रही है, विथ रेस्पेक्ट टू जिसके बात हो रही है। और जिसके रेस्पेक्ट में बातें होती है बेटा उसको अपन मैथमेटिकली अपन इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। और हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा अपन मूल मान। कौन सा मान बोलेंगे इसको, मूल मान बोले। ठीक है ना, यहाँ पर अपने पास में हमेशा एक वैल्यू वो होगी जिसके रेस्पेक्ट में बात होगी, और वो वैल्यू अपना क्या कहलाएगा, मूल मान कहलाएगा, यानी कि एक्चुअल वैल्यू कहलाएगी। ठीक है ना, इसमें अपन दो प्रकार की वैल्यू की बात करेंगे, एक तो वो वैल्यू होगी जिसकी बात हो रही है, और एक वो वैल्यू होगी जिसके आधार पर बात हो रही है। तो अभी अपन ने ये आउट ऑफ वैल्यू जो है, मतलब पर को अपन ने वो वैल्यू कहा है जिसके आधार पर बात हो रही है। ठीक है ना, अभी यदि अपन आगे चलकर जब पढ़ेंगे तो वहां पर अपना फ्रैक्शन बनेगा, तो फ्रैक्शन में इस प्रकार से अपने पास दो पार्ट होंगे। एक होगा अपने पास में ऊपर वाला पार्ट जो कि न्यूमरेटर पार्ट कहलाता है, और एक पार्ट होगा अपना नीचे वाला पार्ट जो कि डिनोमिनेटर पार्ट कहलाता है। ठीक है, यदि हम बात करें बेटा इसमें ये जो अपन ने समझा है कि पर मतलब आउट ऑफ मतलब वो वैल्यू जिसके आधार पर बात हो रही है, जिसको अपन एक्चुअल वैल्यू कहते हैं, तो वो एक्चुअल वैल्यू इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में रखी जाएगी। ये वैल्यू वो होगी जिसके आधार पर बात हो रही है, यानी कि ये वैल्यू क्या होगी बेटा, अपनी एक्चुअल वैल्यू होगी। यदि मैं लिखना चाहूं तो एक बार यहाँ पे भी लिख देता हूं, ताकि जब आप नोट्स वगैरह पढ़ो बनाओ तो आपको समझ में आए। ठीक है, तो वो ये वो वैल्यू है जिसके आधार पर बात हो रही है, या जिसके बेस पे बात हो रही है, जिसके आधार पर बात हो रही है, के आधार पर बात हो रही है। और अभी मैंने बताया जिसके आधार पर बात हो रही है उसको अपन मैथमेटिकली इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं बेटा, एक्चुअल वैल्यू। और हिंदी में इसका मान क्या बोल रहे हैं अपन, नाम मूल मान। ठीक है, तो जब भी अपन आगे चलकर यहाँ पर इस प्रकार से फ्रैक्शन बनाएंगे, क्योंकि परसेंटेज में फ्रैक्शन से चीज अपने को समझनी होगी। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि मेरे पास में ये जो फ्रैक्शन है इसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा डिनोमिनेटर वाला, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम वो मानेंगे जिसके आधार पर बात हो रही है, और जिसके आधार पर बात हो रही है वो हमेशा अपना एक्चुअल वैल्यू। पूरा परसेंटेज या पूरा अर्थमेटिक इन्हीं वैल्यूज के इर्द गिर्द घूमता है, इसीलिए मैं पहले इसको समझा दे रहा हूँ। ठीक है ना, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वो वैल्यू होगी, है ना, जिसकी बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है। ठीक है, जिसकी बात हो रही है उसको अपन क्या कहते हैं, तो जिसकी बात हो रही है हम उसको मैथमेटिकली क्या नाम देंगे, जिसको अपन नाम देंगे बेटा अपने पास में इंग्लिश में पहले लिख देते हैं रिजल्टेंट वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू।
और हिंदी में इसको कहते हैं अपन उद्देश्य मान, उद्देश्य मान। ठीक है, तो आगे चलकर इन चीजों को अपने को डिस्कस करना है, तो मैंने अभी आपको रिप्रेजेंट करके बता दिया यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में कि दो वैल्यू होगी, दो पार्ट होंगे, एक वो जिसके आधार पर बात हुई और एक वो जिसकी बात हुई। ठीक है ना, अब ये क्या होंगे, किस प्रकार की वैल्यू होगी, ये अपन आगे धीरे धीरे अपन जब आगे टाइप सेकंड थर्ड में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी इस परसेंटेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शब्द जो परसेंटेज है ये दो शब्द से मिलकर बना है, पर प्लस सेंट। पर का मतलब मैंने अभी बताया, पर मतलब कौन सी वैल्यू बेटा, वो वैल्यू जिसके आउट ऑफ अपन बातें कर रहे हैं, जिसके आउट ऑफ अपन बातें करते हैं उस वैल्यू को हम बोलते हैं बेटा कौन सी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब यदि इस शब्द, एक और शब्द जो अपने यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट, सेंट का मतलब सभी को पता है, सेंट मतलब सेंचुरी, सेंचुरी मतलब बेटा क्या, 100। ठीक है, तो यहां से अपने पास में परसेंटेज की डेफिनेशन निकल कर आएगी आउट ऑफ 100, या अपन इसको एक और प्रकार से कह सकते हैं बेटा आउट ऑफ एवरी 100, आउट ऑफ एवरी 100। ठीक है ना, आउट ऑफ एवरी 100। ठीक है, तो यदि आपसे कोई आपसे पूछे कि परसेंटेज का मतलब क्या होगा, तो परसेंटेज का मतलब होगा आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ एवरी 100, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार 100 पे ही बात हो, प्रत्येक 100 पे भी बात हो सकती है। ठीक है ना, वो अपन समझ लेंगे आगे चल करके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि इसी को अपन हिंदी में शब्द समझे बेटा, तो यहाँ पर देखो हिंदी शब्द पे समझे तो बेटा प्रति, प्रति का मतलब क्या होता है बेटा, में से, प्रति का मतलब क्या होगा, में से, है ना, और कितने में से, तो शत में से, शत मतलब किस में से भैया, 100 में से। ठीक है, तो यहां से अपने पास में इस प्रकार से प्रतिशत की डेफिनेशन मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाने की कोशिश की है। तो इंग्लिश में अपन डिफाइन करें परसेंटेज मतलब क्या, तो परसेंटेज इज नथिंग बट आउट ऑफ 100। ठीक है ना, और हिंदी में यदि बोले तो प्रतिशत मतलब क्या भैया, 100 में से या 100 पर। ठीक है ना, तो कोई भी राशि, कोई भी संख्या या कोई भी क्वांटिटी 100 पर जितना होगी वो उसका उतना प्रतिशत कहलाएगी। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए अगले पेज पर आऊं, है ना, है ना, अगले पेज पर यदि मैं आऊं और समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि मैंने कहा भैया इस प्रकार से 1%, मैंने कह दिया बेटा 1%, तो 1% का मतलब क्या होगा, तो 1% का मतलब अभी मैंने बताया यदि मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं मतलब क्या बेटा, आउट ऑफ 100 अपन बात करेंगे, और आउट ऑफ 100 यदि हम बात कर रहे हैं 100 के आधार पर बात कर रहे हैं, तो 100 मेरा कौन सा वैल्यू होगा, एक्चुअल वैल्यू। और मैंने अभी बताया कि एक्चुअल वैल्यू हमेशा कहाँ लिखा होगा, यहाँ पर, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न और अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, फ्रैक्शन। भिन्न में इसके दो भाग होते हैं, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होता है। नीचे अभी मैंने बताया मूल मान रखा जाएगा और ऊपर क्या रखा जाएगा, उद्देश्य मान। तो मैंने कहा 1%, तो 1% मतलब 100 पर कितना बच्चे, यदि मैंने बोला बेटा 2%, तो 2% मतलब बेटा 100 पर कितना, 2। मैंने कह दिया बेटा 3%, तो 3% मतलब बेटा क्या, 100 पर कितना, 3। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। ठीक है ना, तो यदि मैं इसी प्रकार से परसेंटेज लिखते जाऊं और मैंने कह दिया बेटा 1%, तो 1% मतलब बेटा क्या, 100 पर कितना, 100, 100 पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम ये देख रहे हैं इस प्रकार से बेटा कि अपन ये भी एक और परिभाषा दे सकते हैं कि भैया ये जो प्रतिशत है वो एक ऐसे भिन्न को रिप्रेजेंट करता है जिसका हर प्रत्येक बार कितना होगा, 100 होगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो परसेंटेज की दो डेफिनेशन निकल के आ रही एक दूसरे से रिलेट करते हुए। पहली तो ये कि परसेंटेज इज नथिंग बट आउट ऑफ 100, और दूसरी ये निकल के आ रही कि परसेंटेज एक ऐसे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिसका डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या होगा, 100 होगा, जिसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, 100 होगा। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब ये परसेंटेज अपन जो पढ़ रहे हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है ना, इसकी खोज क्यों की गई, ये अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका यूज के बारे में यदि हम बात करें, यूज के बारे में, ठीक है, तो इसका यूज क्या है वो अपन समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा पहले भी, मैंने काफी क्लासेस में आपको बता रखा है कि हमारे पास में इस प्रकार से यदि हम दो व्यक्तियों को ले लें, एक व्यक्ति ले लिया हमने ए या एक व्यक्ति ले लिया हमने, ठीक है ना, ये व्यक्ति ना मानते हुए अपन छात्र भी मान सकते हैं, छात्र मान लो ज्यादा बेटर होगा। हमने कह दिया कि ये दो छात्र है, इनमें से ये पहला व्यक्ति जो है या पहला छात्र जो है ये किसी एक विषय में पेपर देने पर 70 मार्क्स प्राप्त होता है, 70 मार्क्स प्राप्त करता है, ठीक है ना। और एक और वहां पर दूसरा छात्र बेटा जो कि बेटा यहाँ पर अपने पास में 80 मार्क्स प्राप्त करता है किसी विषय में। ये मैंने दो छात्र के यहाँ पर नंबर लिख दिए, ठीक है ना। मैंने कहा कि कोई एक छात्र ए है जो कि 70 मार्क्स लेकर आया है और दूसरा छात्र बेटा अपने पास में बी है जो कि 80 मार्क्स लेकर, ठीक है। यदि मैं आपसे इनसे पूछूं भैया आप लोगों से कि बताइए बेटा इन दोनों छात्र में से किस छात्र को आप होशियार कहेंगे, कौन सा छात्र ज्यादा होशियार है, बताइए, हाँ कौन सा वाला। यदि मैं आपसे पूछ लूं भैया कि यदि ये दो छात्र अपने पास में ए और बी, एक को अंक प्राप्त हुए 70, दूसरे को प्राप्त हुए 80, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इन दोनों में से पढ़ने में कौन होशियार है,
हाँ 70 वाली बोलेंगे अपन, पक्की बात। हाँ 80 वाला बोलेंगे, बिल्कुल सही है ना। हम तब तक नहीं बता पाएंगे, है ना, इनमें से होशियार कौन है हम तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक हमें ये ना पता लग जाए कि आउट ऑफ इनको कितना मिला है, मतलब किसके आधार पे या कितने नंबर में से इनको ये नंबर मिले, ठीक है ना। यदि मैं कह दूं कि दोनों को 100 पर मिला है, दोनों को 100 में से मिला है, तो दोनों को 100 में से मिला, यानी कि मैं कहता था कि दोनों को 100 में से मिला, तो आउट ऑफ 100 इसको भी, जैसे मैं इसको भी यहीं से लिख देता हूँ, इसको भी आउट ऑफ 100 70 मिले, और इसको भी क्या मिले, आउट ऑफ 100 70 मिले। तो दोनों का जो एक्चुअल वैल्यू क्या है बेटा, वो सेम है, दोनों का एक्चुअल वैल्यू क्या है बेटा, सेम है। एक्चुअल वैल्यू यानी कि मूल मान मेरे बच्चे क्या है, समान है। यदि मेरे पास में दोनों छात्रों का एक्चुअल वैल्यू सेम है, तो मैं सीधा इनका इंटीजर वैल्यू को कंपेयर कर सकता हूँ, सीधा इनके पूर्णांक मानों को तुलना कर सकता हूँ कि भाई जिसका पूर्णांक मान कम हैगा वो कम होशियार, और जिसका पूर्णांक मान ज्यादा है वो ज्यादा होशियार हो जाएगा, ठीक है ना। बट यदि मैं इनका एक्चुअल वैल्यू को चेंज कर दूं बेटा, एक्चुअल वैल्यू को चेंज कर दूं, जैसे कि मैंने कहा यही वापस से ए अपन यहाँ पे लेते बेटा, ये फिर से अपन ने एक और छात्र वही लिया ए, और ये दूसरा छात्र अपन ने लिया बेटा बी। इस प्रकार से हमने वही बात कही कि भैया ये 70 मार्क्स प्राप्त करता है ना, इसको सिर्फ 70 लिख देते ताकि स्पेस बना रहे, और ये 80 मार्क्स प्राप्त करता है, ठीक है। अब आपसे फिर से पूछा जाए कि बताओ भैया होशियार कौन सा है, तो आप कहेंगे सर यदि दोनों सेम नंबर पे लेकर आए, मतलब दोनों 100 में से यदि लेके आए होंगे, या किसी भी ऐसी वैल्यू में से लेके आएंगे जो दोनों के लिए क्या रहे, एक्चुअल वैल्यू सेम रहे, तो आप कह देंगे जिसका पूर्णांक मान ज्यादा, जिसका इंटीजर वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा होशियार, जिसका इंटीजर वैल्यू कम है वो कम होशियार हो जाएगा। बट हम ये कहते थे कि नहीं भाई साहब, इनका एक्चुअल वैल्यू चेंज कर दिया गया। हमने कह दिया कि मान लीजिए भाई साहब ये 100 पर 70 लेके आया है बेटा, ये 100 पर कितना लेकर आया, 70 लेके आया, और ये 200 में से 70 लेके आया, ये 200 में से 70 लेके आया, ठीक है। तब हम कहेंगे भैया कि ये 100 पर 70 रहेगा, तो अभी मैंने बताया था यदि 100 पे 70 होगा तो कितना परसेंट लेकर आया बेटा, ये 70% लेकर आया। अरे हाँ है ना, 100 पर 70 मतलब 70% है ना। और ये 200 पर कितना लाया, 80। यदि 100 पर 80 होता तो कितना होता है, 100 पर 80 होता 80 होता, तो 100 पर 80 तो 80, बट 200 पर 80 है तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। तो हम यदि देखें भैया कि भैया यदि 200 पर 80 लाया तो प्रत्येक 100 पर कितना लाया है, तो 200 को यदि अपन 100 में बांटे तो कितने भागों में बटेगा, 2 बराबर, तो 80 भी 2 बराबर भागों में बटाएंगे, ये 40 और ये भी, तो ये प्रत्येक 100 पर कितना लाया है, 40 40 लाया, तो प्रत्येक 100 पर 40 लाया है, तो इसीलिए बेटा इसका परसेंटेज कितना होगा, 40% होगा। तो यहां से हमने ये देखा कि यहाँ पे अपने पास में यदि एक्चुअल वैल्यू को चेंज कर दिया जाए, तो एक्चुअल वैल्यू चेंज होने पर यहाँ पर अपना 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति, या 2 या 2 से ज्यादा संख्या, या 2 या 2 से ज्यादा राशियों की तुलना करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, परसेंटेज का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अपन परसेंटेज को पढ़ रहे हैं और जो इसका यूज करने के लिए अपन काम करेंगे बेटा, तो वो किस चीज को यूज करने के लिए काम करेंगे, कंपेरिजन करने के लिए। तो इट इज यूज फॉर कंपेरिजन, इट इज यूज फॉर कंपेरिजन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये समझने की कोशिश की कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। तो प्रतिशत मतलब भैया आपने पढ़ा कि प्रतिशत मतलब बेटा किसमें से, 100 में से, ठीक है ना। इंग्लिश में कहे तो आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ एवरी 100, कोई भी राशि, कोई भी संख्या या कोई भी वैल्यू 100 पर जितना होगी वो उसका उतना परसेंट कहलाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। प्रतिशत की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो प्रतिशत की आवश्यकता हमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक संख्याएं, या 2 या 2 से अधिक राशियों की तुलना करने के लिए आवश्यकता पड़ी। यदि एक्चुअल वैल्यू सेम होगी तो सीधा पूर्णांक मान को देखकर बताया जा सकता था, परंतु जब भी एक्चुअल वैल्यू चेंज हो जाएगी तो फिर उस केस में सीधा रिजल्ट को देख के आप कंपेयर नहीं कर सकते, आपको उनकी परसेंटेज वैल्यू को निकालना पड़ेगा और तब जाके आप अपन कंपेयर कर पाएंगे। बात समझ आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते इसमें अपन अगले पेज पर आते हैं, ठीक है। अब ये परसेंटेज चैप्टर में अपन जब पढ़ेंगे, है ना, कंपैरिजन चीजों को करेंगे, ठीक है। जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास में 3 प्रकार की क्वांटिटी की बात होगी बेटा। एक तो अभी अपन ने पढ़ी सही, कौन सी बेटा, परसेंटेज, है ना। दूसरा अपने पास में क्वांटिटी होगी बेटा डेसिमल, दूसरा अपने पास में होगा डेसिमल, और तीसरा अपने पास में होगा बेटा फ्रैक्शन, ठीक है। तो पूरे चैप्टर परसेंटेज को यदि डील करना है, पढ़ना है, समझना है, या कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो अपने को इन 3 क्वांटिटी या इन 3 टर्म्स को डील करते आना चाहिए, है ना। कोई भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ डेसिमल और इन टर्म्स ऑफ बेटा क्या, फ्रैक्शन लिखते अपने को आना चाहिए, है ना। अब ये यदि आपको एक रूप में दे दी जाए यानी कि परसेंटेज फॉर्म में दे दी जाए, और यदि कहीं पे डेसिमल निकाल के काम करना पड़े तो उसका कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि परसेंट से डेसिमल कैसे जाए,
या डेसिमल में दे दिया और परसेंटेज निकालने को पूछे तो यहाँ पे आपको डेसिमल से परसेंटेज आना चाहिए। यदि परसेंटेज दे दिया फ्रैक्शन पे काम करने को आए तो परसेंट से फ्रैक्शन पे जाना आना चाहिए, और फ्रैक्शन दे दिया और परसेंटेज में निकालने को कह दे तो आपको परसेंटेज में निकालते आना चाहिए। यानी कि सीधी सी बात है, हम इसमें यहाँ पर जो सबसे पहली चीज सीखेंगे परसेंटेज को, बेसिक चीजों को डील करने के लिए, आगे की चीजों को डील करने के लिए वो सीखेंगे क्या बेटा, कन्वर्जन। क्या सीखेंगे अपन, कन्वर्जन। ठीक है, हमें यहाँ पर टाइप फर्स्ट में सीखना है कन्वर्जन को बेटा, कि अपने पास में एक है ना, टाइप फर्स्ट में अपन सीखेंगे बेटा कन्वर्जन को, यदि हमें एक फॉर्म या एक वैल्यू दे दी जाए तो उसका दूसरा फॉर्म कैसे निकाला जाए। ठीक है, कन्वर्जन। ठीक है, तो कन्वर्जन में हम सीखेंगे सबसे पहला कन्वर्जन कि यदि कोई भी वैल्यू एज ए परसेंट दी जाए तो परसेंटेज वैल्यू को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है ना, तो अपने पास में टाइप फर्स्ट में केस ए अपना कन्वर्जन का आएगा बेटा। केस ए में हम देखेंगे कि भैया कोई भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है तो परसेंटेज टू डेसिमल कैसे जाया जाए, प्रतिशत से यहाँ पर दशमलव में किस प्रकार से हम जाएंगे, ये अपने को सीखना है। अब जाने और करने में ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है और वहां से कैसे चीजों को डील करना है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कह दिया कि कोई भी वैल्यू अपने को दे दी गई है, कि मान लीजिए हमें कहा गया x%, मैं आपसे कहता हूँ x% का डेसिमल बताओ क्या होगा। तो आपको पता है सर x% का मतलब क्या होता है, 100 पर कितना बेटा x, 100 पर x, यानी कि x को 100 से भाग लगाएंगे और x को 100 से भाग लगाने पर कौन सी वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, हम इसका डेसिमल निकाल लेंगे। ठीक है, और यही मेरे पास में जो होगा बेटा, इसी प्रकार से अपन किसी भी गिवन परसेंटेज वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, डेसिमल में। अब इसके कुछ अपन वैल्यूज लेकर एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा बेटा 1%, तो मैं कहूँ 1% का मेरे पास में डेसिमल कितना होगा। आप बोलोगे सर 1% मतलब 1 बटा कितना, या 100 पर 1। ठीक है ना, यदि मैं 1 को 100 से भाग लगाऊंगा तो आपको पता है किसी भी संख्या को 10 की पावर से यदि भाग लगाते हैं तो 10 की जितनी पावर होती है उसमें ऊपर इतने ही अंक के पहले दाएं से गिनते हुए क्या लग जाता है, डेसिमल लग जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे नीचे क्या है, 10 की घात 2 यानी कि 100, 10 की घात 2। यदि 10 की घात 2 है तो ऊपर वाली संख्या में मेरे पास में दाएं से कितने अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऊपर तो एक ही अंक है, इसमें 2 अंक के पहले डेसिमल लगाना है, तो संख्या 1 को 2 अंक के पहले डेसिमल लगाना है। तो पहली बात तो संख्या 1 को 2 अंक के रूप में लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, 0 1। समझ में, मैंने जब कैलकुलेशन वाला पार्ट पढ़ाया था, सिखाया था, तो मैंने बताया था किसी भी संख्या में, किसी भी टर्म में नंबर ऑफ डिजिट कम पड़ते हैं तो अपन क्या लगाते हैं, 0, उसके बाएं या दाएं, इस प्रकार से जिससे उसकी ओरिजिनल वैल्यू में चेंज ना हो। ठीक है, तो इंटीजर है तो अपन उसके लेफ्ट में रख देंगे एक 0 और यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट। इसको अपन पढ़ेंगे 0.01, या अपन इसको ऐसा पढ़ सकते हैं 0.01। ठीक है ना, यदि मैंने बोला बच्चे 2%, तो 2% मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि 2% मतलब 2/100, 2/100 यानी कि 2 को 100 से भाग लगाओ। 2 को 100 से भाग लगाने की बात हो रही है, यानी कि इस संख्या 2 में भी 2 अंक के पहले डेसिमल लगेगा। 2 अंक के पहले डेसिमल लगाना है तो उसको 2 अंक के रूप में पहले लिखेंगे और पॉइंट लगा देंगे, तो 0.02 पढ़ो या 0.02 पढ़ो। ठीक है, यदि मान लीजिए मैंने कहा बेटा 10%, तो 10% का डेसिमल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 10 बटा क्या हो जाएगा, 100। 10/100 मतलब 10 में तो अब 2 अंक है, तो 10 में 2 अंक ये होंगे, इसमें अपन 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाएंगे तो 0.10 या 0.10। और जब भी पॉइंट के बाद, एक के बाद या 2 कुछ भी वैल्यूज है उसके बाद यदि राइट में 0 है तो वो वेनिश हो जाते हैं, कोई मतलब के नहीं होते, तो उसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 0.1। तो अब अपन ने यहाँ से चीजों को ये समझा कि कोई भी वैल्यू अपने को दी जाती है एज ए परसेंटेज, उसको डेसिमल में ले जाना है, तो जो भी वैल्यू आपको एज ए परसेंटेज दी उसमें 2 अंक के पहले डेसिमल लगा दो। यदि उसमें 1 अंक ही है तो 2 अंक के रूप में लिखो और डेसिमल लगा दो, और यदि 2 अंक है तो सीधा उसके पहले लगा दो। तब हम इसको इतना डिटेल में ना लिखते हुए, है ना, इसको इतना ट्रेडिशनल तरीके से ना करते हुए सीधा भी कर सकते हैं कि 15% का यदि आपसे पूछा जाए कि डेसिमल बताओ क्या होगा, तो 15 में कितने अंक बेटा, ऑलरेडी 2 है, तो 2 अंक के पहले सीधा डेसिमल लगा दो, बात खत्म हो जाएगी। तो 0.15 या 0.15। मैंने बोला 25% बेटा, तो 25% मतलब बेटा क्या, 0.25 या 0.25। तो ये तो वो वैल्यू थी जो परसेंटेज में थी, और ये परसेंटेज सारे कैसे थे, इंटीजर थे, है ना। बट कुछ परसेंटेज वैल्यू ऐसी होती है जो ऑलरेडी डेसिमल में होती है, और फिर उस डेसिमल परसेंटेज को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि मैंने कह दिया बेटा 2.5%। अब देखो 2.5% को यदि हम ट्रेडिशनल तरीके से सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर 2.5% मतलब 100 पर कितना, 2.5, 100 पर 2.5। अब 100 पर 2.5 हो गया, अब ये 2.5 का भी पॉइंट हटेगा बेटा, तो एक डिजिट के पहले पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 10 की पावर 1 का गुणा हो जाएगा, अरे होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये 100 गुणा 10 मतलब 1000, मतलब 10 की पावर 3। तो अब ये जो 25 है उसमें कितने अंक के पहले डेसिमल है, 3 के पहले। तो बट 25 में तो कितने अंक है, 2 ही है,
तो इसको पहले 3 अंक में लिखेंगे 0, 2, 5 और 3 के पहले डेसिमल लगा देंगे तो 0.025 बोलो या 0.025 बोलो, ये तरीका होता है। बट हम इसको ऐसा करेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो इसको अपन डायरेक्टली कैसे सोच सकते हैं, तो देखो आपको पता ही है कि कोई भी वैल्यू एज ए इंटीजर होती तो उसमें 2 डिजिट के पहले डेसिमल आ जाता, बात सीधी सी है। बट यदि कोई वैल्यू ऑलरेडी डेसिमल में ही है, एज ए परसेंट में डेसिमल में लिखी हुई है ना, तो उसमें क्या करेंगे कि जो भी डेसिमल वहां पे लगा हुआ है उसको अपन क्या करेंगे, लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे 2 अंक, क्योंकि देखो इसमें भी जो डेसिमल था ना 1% में जो डेसिमल है मैं इसको लिख सकता हूँ 1.001%, है ना। यदि मैं एक को यदि एज ए डेसिमल लिखूं तो 1.00 लिख सकते हैं। तो इसका डेसिमल बिल्कुल लास्ट में था, इसीलिए क्या करके लिखा जाता है, टर्मिनेट करके लिखा जाता है, 1 ही लिखा जाता है। बट इसका डेसिमल शो करना पड़ रहा है क्योंकि 2.5 है, तो इसीलिए अपन क्या करेंगे कि इसका जो डेसिमल 1 था, 1 का पॉइंट के बाद वाला ये डेसिमल जो था, ये अपन एक तरीके से 2 डिजिट लेफ्ट में तो शिफ्ट कर रहे थे क्योंकि ये 1 अंक था, तो इसको 2 अंक के रूप में लिखते थे और फिर यहाँ पे लगाया करते। तो वही चीज वहां पे भी करनी है कि यदि कोई वैल्यू ऑलरेडी डेसिमल में एज ए परसेंटेज आपको, तो प्यारे साथी उसका जो भी डेसिमल पॉइंट है वो बाईं और 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बाईं और 2 अंक शिफ्ट करने के लिए हम जैसे लिखेंगे बेटा, हमने लिखा 2.5%, अब इसमें अपन कहेंगे कि सर इसका जो भी डेसिमल पॉइंट है वो बाईं में 2 अंक खिसकेगा, परंतु बाईं में 2 अंक खिसकाने के लिए बाईं में कितने अंक रखना पड़ेंगे, 2 अंक भी रखना पड़ेंगे। तो बाईं में तो कितना अंक है, 1 ही अंक है, तो इसको क्या लगा दो 2, है ना, एक 0 लगा दो, मतलब 2 अंक बना लो और ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो ये वैल्यू अब बन जाएगी 0.025 और इसके पहले कुछ नहीं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 0.025। अरे बात समझ में आ गई, क्लियर। तो इस प्रकार से आप किसी भी गिवन परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। और ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ये अपने यहाँ पर अपने पास में लिख देते हैं ऊपर की ओर भी। ये पहला कन्वर्जन हमने सीखा कि कोई भी गिवन परसेंटेज है उसका डेसिमल निकालना है, तो आप उस परसेंटेज को डिवाइड मार दो बेटा किससे, बात समझ आ गई यहाँ तक की, क्लियर है। चलो, तो परसेंटेज मतलब क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। परसेंटेज इकाई के लिए यूज करते हैं वो क्लियर हो गया। परसेंटेज को अपन कन्वर्ट करें डेसिमल में तो कैसे करेंगे वो भी क्लियर कर दिया, ठीक है ना। चलो, अब केस ए के बाद आएगा केस बी इसका। तो केस बी में जस्ट रिवर्स करना है। अभी केस ए में परसेंट से कहा गए थे बेटा अपन, डेसिमल पे। अब डेसिमल से कहा जाएंगे अपन, परसेंटेज पे जाएंगे, ठीक है। तो यदि हम डेसिमल से परसेंटेज पे आने की बात कर रहे हैं तो आपको पता है मैथमेटिक्स में वाइस वर्सा काम होता है ना, वाइस वर्सा, रिवर्स। तो यहाँ से फॉरवर्ड गए थे डिवाइड बाई 100 करके, तो वापस रिवर्स आएंगे तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो बेटा जो भी गिवन डेसिमल होगा उसको 100 से गुणा कर दो तो आपको क्या निकल कर आ जाएगा, उसका प्रतिशत निकल कर जाएगा। तो इसके भी कुछ उदाहरण समझ लेते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में। जैसे कि मैंने यहाँ पर कह दिया केस 2, केस बी सॉरी। तो केस बी में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास में कोई भी गिवन डेसिमल वैल्यू है तो डेसिमल टू परसेंटेज कैसे जाया जाता है, डेसिमल टू परसेंटेज। तो डेसिमल टू परसेंट जाने के लिए हमने जो पहला केस पढ़ा था उसका वाइस वर्सा कर देना है। तो हमसे यदि कहा गया बेटा कि 0.01, ये एक डेसिमल वैल्यू दे दी, एक दशमलव मान दे दिया 0.01 बेटा, ठीक है। इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको 100 में गुणा कर देंगे। अब आपको पता है जब 100 से भाग लगाया था तो डेसिमल किधर शिफ्ट हुआ था, लेफ्ट में, है ना। भाग लगाने पे लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा था, कितने अंक, 2 अंक। तो गुणा करने पे किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट में हो जाएगा, कितना अंक हो जाएगा, 2 अंक हो जाएगा। सीधी सी बात है बेटा। तो बस सीधी बात ये है कि दाएं और खिसका दो, इसका डेसिमल को शिफ्ट कर दो 2 अंक, बट शर्त ये कि दाएं में 2 अंक भी होना चाहिए। यदि 2 अंक है तो सीधा शिफ्टिंग हो जाएगी, नहीं है तो बेटा अपने को 1 अंक से 2 अंक बनाना आना चाहिए। तो अपन 100 का गुणा करेंगे तो ये जो इसका पॉइंट है ना बच्चे, यहाँ से राइट में 2 डिजिट यहाँ आएगा और राइट में 2 डिजिट बिल्कुल लास्ट में आ गया, मतलब वो सीधा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये 001 मतलब 1%, है ना। 001 मतलब क्या बनेगा, 1% बनेगा, इस प्रकार से बेटा, ठीक है। 001 मतलब ये बनेगा 1%। आगे बढ़ते अपन इसके, यदि मैंने कह दिया इस प्रकार से 0.02, 0.02, है ना। तो बेसिक तरीका यही है कि इसमें किसका गुणा करो, 100 का। 100 का गुणा होगा तो पॉइंट शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट, तो टुवर्ड्स राइट कितने डिजिट बेटा, 2 डिजिट। लास्ट में आ गया तो मतलब 002, और 002 मतलब कितना परसेंट बेटा, 2%। यदि मान लो बच्चे अब मैंने इसको डायरेक्टली करना है, या अपन 1-2 वैल्यू और ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 0.1 लिख दिया, 0.1 लिख दिया। अब 0.1 को यदि मैं परसेंट पे ले जाऊंगा तो इसको मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे अपन, 100 करेंगे। मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है राइट में 2 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। राइट में 2 डिजिट ये शिफ्ट तब होगा जब राइट में कितने डिजिट हो, 2, बट राइट में कितना डिजिट है, 1, तो 2 डिजिट बनाने के लिए लगा दो 0। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ बिल्कुल लेफ्ट में, तो ये 010 और 010 मतलब क्या, 10, और 10 मतलब कितना परसेंट, 10%, है ना। ये अपने पास वैल्यू बनेगी। अब जब हम डेसिमल को शिफ्ट करना सीख चुके हैं तब हम डायरेक्टली इसको करेंगे बिना 100 का गुणा किए। कि मान लीजिए अब उसने ऐसा कह दिया
0.15 है ना, ये एक डेसिमल वैल्यू देती। मुझे कहा इसका परसेंटेज निकालो, तो कुछ भी मत करो, इसका जो डेसिमल है वो 2 डिजिट राइट में शिफ्ट कर दो। तो राइट में 2 डिजिट थे बेटा, तो 2 डिजिट के बिल्कुल लास्ट में लगा मतलब 0.15, और 0.15 मतलब कितना जाएगा 15%। इसी प्रकार यदि कोई ऐसा वैल्यू दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया कि बेटा मान लीजिए 0.025 है ना, ऐसा करके 0.025 दे दिया। तो 0.025 को मुझे कन्वर्ट करना है बेटा परसेंटेज पर। तो परसेंटेज में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो भी डेसिमल पॉइंट है 2 डिजिट राइट में जाएगा यहाँ पर, तो 2 अंक राइट में शिफ्ट होगा, यहाँ लगेगा, तो ये क्या बनेगा बेटा 002.5। तो 0 आगे कोई मतलब नहीं है, तो ये वैल्यू क्या पड़ जाएगी 2.5 पड़ जाएगी, ठीक है ना। और ये परसेंटेज में है तो इसके आगे परसेंटेज लगाना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू ऐसे आपको गिवन हो बेटा डेसिमल में, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो बेटा किसमें, अपने परसेंटेज में। अच्छा, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, हाँ 34.1 है ना, क्योंकि इसका अपना जो पॉइंट है वो राइट में शिफ्ट होगा बेटा 2 डिजिट, तो 2 डिजिट राइट में शिफ्ट करेंगे इसको यहाँ से यहाँ पर बेटा, ठीक है, यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे, तो ये अपने पास में बनेगा 34.1, ठीक है। तो आई होप 2 कन्वर्जन अपन सीख चुके हैं यहाँ पर, परसेंट टू डेसिमल और डेसिमल टू परसेंटेज, ठीक है ना। अब तीसरा जो कन्वर्जन आएगा वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से थोड़ी सी चीजें और ज्यादा समझने आनी चालू होगी अपने, ठीक है। तीसरा अपने पास में कन्वर्जन जो रहेगा है ना, यदि हम जाए यहीं पे इसी पर, ठीक है, तभी हम यहाँ पे अब ये वाला केस सीखेंगे बेटा, कि फ्रैक्शन से कहां पर आना बेटा, परसेंट पर, है ना। अब आप कहोगे सर पहले तो आपने इसको सिखाया था, नहीं, पहले इसको सीखना जरूरी ताकि उसको वाले को अपन आसानी से सीख पाए। तो फ्रैक्शन टू परसेंट पे आने के लिए क्या करेंगे, तो देखो एक बात ये ध्यान रखना कि परसेंट से चाहे उधर जाए या इधर आए, प्रतिशत को यदि कन्वर्ट करना है कहीं पे भी ले जाने के लिए, तो परसेंट से हमेशा कहीं पे भी जाए, चाहे डेसिमल में जाए चाहे फ्रैक्शन में, तो डिवाइड बाई क्या करेंगे 100 ही करेंगे ऑलवेज। बट यदि हम किसी और क्वांटिटी या किसी और प्रकार की वैल्यू से यदि परसेंट पे आएंगे, तो हमेशा क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 100 अपन करेंगे बेटा, ठीक है। तो अब यदि हमारे पास में कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू दी जाए, तो उस फ्रैक्शन से परसेंट पे कैसे आया जाए वो अपन सीखेंगे यहाँ पर कन्वर्जन नंबर बेटा अपना सी में, केस नंबर सी में। गर्मी कुछ ज्यादा नहीं गिर रही अपनी, हाँ अब क्या एक्चुअली गेट भी नहीं खोल सकते, गेट खोलेंगे तो फिर वहां से उजाला आएगा और फिर दिखाई नहीं देगी रिकॉर्डिंग सब में, ठीक है ना, वो समस्या है, ठीक है। संघर्ष, यही तो संघर्ष जो बाद में याद आने वाले हैं। लाइट भी ज्यादा जल्दी, अब सोचो मेरी हालत क्या हो रही होगी, मैं तो पढ़ा भी रहा हूँ, यहाँ भी लाइट लगा, ऊपर से भी लाइट आ रहा है, बोर्ड का भी लाइट पड़ रहा है, ये गर्मी भी पड़ रही है ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, चलने तो थोड़ा चलता है ना। तो केस सी की यदि बात करें बेटा अपन, तो केस सी में हम सीखेंगे बेटा फ्रैक्शन टू, ये तो कुछ भी नहीं बेटा, ये पहले जब मैं 2015 में पढ़ाता था ना, मतलब इसी एरिया में पढ़ाता था, है ना, तो वो चद्दर लगी थी और टीन शेड था, सोचो, और टीन शेड पे हम ऊपर पढ़ाया करते थे, है ना। अब ऑनलाइन हूँ, मैं एकेडमी का नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो फालतू का प्रचार हो जाएगा, है ना, पर जहाँ मैं पढ़ाता वो टीन शेड लगा था, सोचो, मतलब ऐसी हालत थी कि गर्मी में भी सुकून नहीं था, बारिश हुई तो पानी गिरता था तो भी नहीं सुनाई देता था बच्चों को, और ठंड में ठंड लगा करती थी उसमें, है ना, तो तीनों मौसम दुश्वारी थी, और फिर भी बच्चे पढ़ा करते थे, हम पढ़ाया करते थे, है ना। बट आजकल थोड़ा सा क्या हो गया कि थोड़ा सा खान पान ऐसा हो गया कि मजबूती नहीं बची है अंदर, है ना। चलो, तो फ्रैक्शन टू यदि परसेंटेज की बात करें बेटा, अपने पास में देखो इसको अपन काफी अलग अलग तरीके से सीखेंगे। अभी अपन ने क्या किया था कि पिछले 2 कन्वर्जन में अपन ने सिर्फ एक ही ट्रेडिशनल तरीका, बेसिक तरीका ही लगाया, बट यहाँ पे अपने पास में एक सिंगल तरीके से आप कन्वर्जन नहीं कर सकते फ्रैक्शन से परसेंट या परसेंट टू फ्रैक्शन, यहाँ पे आपको मल्टीपल वेज आपको पढ़ना पड़ेंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो आप खुद देख लोगे अभी थोड़ा सा रीजन में क्या है क्या नहीं है। यदि मैं बात करूं बेटा, सबसे पहले इसका बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका M1 मतलब मेथड फर्स्ट की, तो अभी अपन ने सीखा है कि यदि कोई भी फ्रैक्शन होगा तो वो A/B के फॉर्म में होगा, और फ्रैक्शन से परसेंट पे जाना तो आपको पता है कहीं से भी यदि परसेंट पे आना तो इनटू क्या करना पड़ेगा, 100 करना। यदि गुणा 100 कर देंगे तो उसकी कौन सी वैल्यू निकल के जाएगी बेटा, परसेंटेज वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक है, ये बिल्कुल कन्वेंशनल ट्रेडिशनल तरीका है। यदि हम इस तरीके को फॉलो करें तो ये तरीका हमारे लिए कहाँ तक कन्वीनियंटली आसानी से परसेंटेज वैल्यू निकाल के देगा उस फ्रैक्शन की, और कहां से ये प्रोसीजर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा।
तो जहां तक वो आसानी से दे रहा है अपन वहां तक की इसको यूज करेंगे या उस पर्टिकुलर टर्म तक की यूज करेंगे आगे चलकर जब भी क्वेश्चन कैलकुलेशन के लिए आएगा तो। और जहां पे यहाँ से टाइम लगने लगेगा तो फिर वहां पे दूसरे तरीके को सीखने समझने की अपन कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो तो अपन यहाँ पर अपन समझते पहले एक फ्रैक्शन लेकर। मैंने बोला कि मेरे पास एक कोई फ्रैक्शन है 1/2, 1/2 एक फ्रैक्शन। यदि मुझे परसेंट पे जाना तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे अपन, 100 का करेंगे। ठीक है ना, यदि मैं 1/2 को परसेंट पे ले जाना चाहता हूं तो भैया अपन 100 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे अपने पास में ये जो 100 है वो 2 से पूरा कैंसिल हो रहा है, 2 से एक बार, 2 से कितनी बार, 50 बार। ठीक है, तो 50 एकम अब कितना बन जाएगा, 50%। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना, यदि हमारे पास में फ्रैक्शन 1/2 नहीं हो, 1/4 देते ना, 1/4 दे दिया। अब 1/4 को यदि प्रतिशत पे ले जाना तो इसमें भी गुणा किसका करेंगे बेटा, 100 का करेंगे। 100 का गुणा किया अपन ने 1/4 में। अब यदि हम इसको काटेंगे तो 4 से 100 फिर से कट रहा पूरा पूरा, 4 से एक बार, 4 से 25 बार, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, 25 एकम 25, ये बन गया अपना 25%। यदि मान लीजिए हमारे पास में 1/4 नहीं दिया जाए, 1/5 दे दे, तो 1/5 को भी परसेंट पे ले जाना तो गुणा 100 करेंगे और आसानी से हम इसको भी काट सकते हैं बेटा यहाँ पर इस प्रकार से, 5 से एक बार, 5 से 20 बार, ये बनेगा 20 एकम कितना परसेंट। ठीक है, तो यदि हमारे पास में ऐसे फ्रैक्शन यदि दिए जाते हैं जहां पर जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, वो यदि इस 100 को पूरा पूरा क्या कर दे बेटा, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो इस केस में हम आसानी से कन्वीनियंटली बेटा परसेंटेज कैलकुलेट कर पाएंगे। और वो परसेंटेज हमेशा कैसा होगा, एक इंटीजर परसेंटेज होगा। कैसा परसेंटेज होगा, एक इंटीजर परसेंटेज होगा बेटा। हाँ संजू क्या हो गया, गर्मी लग रही है, आँख में कुछ चले गया, तो यहाँ बैठे बैठे कहाँ से चले गया है शिवानी, गर्मी नहीं लग रही ज्यादा, लग रही तब क्या करो, लगना है ना, एसी तो लगवा नहीं सकते अपन यहाँ पे, है ना, एसी लगा देंगे तुम सो जाओ क्लास में, है ना। चलो तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि यदि हमारे पास में ऐसा फ्रैक्शन दिया जाए कि अपने पास इसका जो डिनोमिनेटर है वो 100 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, यानी कि ये जो 2 है ना वो ऐसा नंबर हो जो 100 का क्या हो, फैक्टर, या हम बोल दें कि ये जो 100 है वो इस 100 का क्या हो, मल्टीपल। यानी कि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 का यदि फैक्टर रहेगा तो उस केस में आप इजीली परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हो और परसेंटेज हमेशा कैसा मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। बट यदि हमारे पास में ऐसा फ्रैक्शन दे दिया जाए, जैसे कि मान लो बेटा हमने दे दिया 1/8, 1/8 दे दिया। अब 1/8 को हम परसेंट पे ले जाएंगे तो इंटू क्या करेंगे, 100 का करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि बेटा ये जो डिनोमिनेटर है 1/8 का 8, ये 8 जो है वो 100 का फैक्टर नहीं है, 100 का फैक्टर नहीं है, तो 100 का फैक्टर नहीं तो 8 100 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। अब यदि ये 8 100 का फैक्टर नहीं है तो हो सकता है इन दोनों में कोई एक ऐसा फैक्टर हो जो कॉमन हो, जो इन दोनों को काट दे। तो कौन सा नंबर होगा, 4, 4 इसका भी फैक्टर है, इसका भी, तो 4 से काट लो 2 बार और 4 से काट लो बेटा, अब नहीं कटेगा, तो ये अब नहीं कटेगा तो ये क्या बनेगा, 25 से कम 25 और 25/2, क्योंकि हमने 100 का गुणा कर दिया था तो जो भी वैल्यू निकल कर आएगी तो किसमें निकल के आएगी, परसेंट। अब 25/2 एक विषम भिन्न है बेटा, एक अपने पास में विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, तो इसको मिक्स्ड पे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। 25 को 2 से भाग लगाओ तो 12 दूनी 24, शेष कितना बचा, 1। तो मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा जाएगा इस प्रकार से 12 से 1/2%, या आप चाहो तो उसको दशमलव में लिख सकते हो बेटा 12.5%। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से भी वैल्यू देखने को मिलेगी, इस प्रकार से भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी मेरे पास में वैल्यू ऐसी थी कि यहाँ पे हमारे पास में इन दोनों में फैक्टर कॉमन था, तो उससे काटने पर भी वैल्यू ऐसी निकल के आ गई जो कि अपने पास में एक परसेंटेज वैल्यू इजीली निकाल कर दे रही है। बट यदि मैं 1/8 नहीं दूं, मान लीजिए हमने 1 यहाँ पर 11 ले लिया, ले लिया बेटा 1/11। अब 1/11 से पहले 3 ले लेते हैं, 3 भी छूटा हुआ है, 1/3 ले लेते हैं, 1/3 ले लिया। अब 1/3 को प्रतिशत ले जाना तो गुणा किसका करेंगे बेटा, 100 का। 100 का यदि हम गुणा करेंगे तो अब देखो यहाँ पर ये जो 3 है वो 100 का फैक्टर भी नहीं है और 100 और 3 में कोई फैक्टर कॉमन भी नहीं है, तब ये कटेगा ही नहीं। अब नहीं कटेगा बेटा तो फिर इसका मतलब इसका परसेंटेज तो ऐसे ही निकलेगा, 100 एकम 100 बटे में कितना बेटा, अब ये 100/3% ऐसा लिखा जाए या इसको लिखा जाएगा मिश्रित भिन्न है। यदि मैं 100/3 को यदि हल करूंगा बेटा तो 3 से भाग लगाएंगे 100 को तो 33 दिया 99, शेष कितना बचा 1। हम कहेंगे इसका प्रतिशत जो होगा वो कितना बनेगा, 33 से 1/3%, 33 से 1/3। अब ये बात ध्यान रखना कि यदि मैं इसके 100/3 का मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखूंगा तो ये जो 33 से 1/3 होगा ये कौन सी वैल्यू निकाल के देगा बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू। यानी कि यदि मैं किसी भी संख्या, किसी भी राशि या किसी भी वैल्यू का 33 से 1/3% निकालूंगा तो वो मेरे पास एग्जैक्ट निकल कर आएगा। बट यदि मैं उसको दशमलव में ले जाऊं बेटा तो 100 को आप 3 से भाग लगाना तो ये बनेगा 33.333333 ऐसा चलती रहेगा,
है ना। जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 100 को 3 से भाग लगाओगे तो भागफल आएगा बेटा 33.3333। अब ये 3 कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग पे रिपीटिंग है, और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग पे रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते, वो कैसे देते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देते हैं। तो इसका जो प्रतिशत निकल कर आएगा वो आएगा 33.33%, और ये कैसा होगा बेटा, अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग, कैसा होगा बेटा, अप्रोक्स परसेंटेज होगा, यानी कि लगभग लगभग निकल कर आएगा। ठीक है, तो आपको बस ये बात ध्यान रखना है कि अपने पास में यदि कोई भी फ्रैक्शन है उसको परसेंट पे ले जाना है, तो ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर इस 100 को पूरा काट दे तो वहां पे भी हमें दिक्कत नहीं होगी, 100 को पूरा नहीं काटे, कुछ फैक्टर कॉमन हो तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि ऐसा फ्रैक्शन दे दिया जाए जिसका डिनोमिनेटर इस 100 को काटे ही नहीं, और ये अभी तो वैल्यू ऊपर एक है, यदि 19 देता था या नीचे भी बड़ा नंबर देता था और वो 100 को नहीं काटे, तो फिर इस केस में जो वैल्यूज बनेगी वो बड़ी बड़ी वैल्यू निकल के आएगी और डिवाइड करने में बहुत ज्यादा टाइम आपको लग जाएगा। जैसे कि मैं इसको ऐसा कर दूं, 1/19 कर दूं, 1/19 में भी क्या होगा, फिर 19 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा। अभी 3 का पहाड़ा इजीली बोल दिया कि 100 को भाग लगा दे, 19 होगा तो और समस्या, 39 आ गया तो और समस्या। अरे बात समझ में आ रही। तो ऐसे नंबर यदि डिनोमिनेटर में आ जाए जो कि 2 अंक का हो और बड़ा नंबर हो, तो फिर उसका टेबल काउंट करना, डिवाइड करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इसीलिए ये तरीका जो है कन्वेंशनल तरीका सिर्फ इस वाले और इस वाले कंडीशन के लिए इजीली आपका आंसर निकाल के दे सकता है। आंसर सभी से आएगा, सभी से सेम आएगा, बट यहाँ पर इस कंडीशन में टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, और ऐसी कंडीशन जो अभी मैंने कही उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। अब ऐसी कंडीशन में टाइम ना लगे और अपना एप्रोप्रिएट टाइम में आंसर निकल कर आए, इसीलिए अपने को बेटा इसके लिए दूसरा तरीके पे भी जाना पड़ेगा, और दूसरा तरीका भी अपने को सीखना पड़ेगा, मेथड नंबर सेकंड। अब मेथड नंबर सेकंड क्या है वो अपन थोड़ा सा समझते हैं, और मेथड नंबर सेकंड को अपने को डील करने के लिए मैं आपको कुछ बेस फ्रैक्शन लिखाऊंगा, और उन बेस फ्रैक्शन का सीधा इक्विवेलेंट परसेंटेज आपको याद करना पड़ेगा। अब वो इक्विवेलेंट परसेंटेज कैसे बन रहा है उसी के साथ साथ भाई साहब मैं आपको मेथड नंबर सेकंड को भी समझा दूंगा। ठीक है, तो अपन मेथड नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो कल से सभी हाथ पंखा लेके आए, है ना, ऐसे ऐसे कर है ना। अभी थोड़े से दिन गिरेगी शायद से, अभी 9 तपा चल रहा है ना, 25 से लेके 4-5 तारीख तक बताया है ना, थोड़े दिन की और बात है ना। सब ऑफिसर बनने आए ना, पुलिस वाले, बैंक वाले जो तो ठीक है एसी में बैठेंगे, है ना, और जो पुलिस वाले है ना, उनको तो संजू कहीं ना कहीं फील्ड वर्क ही करना है ना, कि नहीं करना है। मेरा फील्ड वर्क तो अलग ही रहेगा सर। हाँ सर, संजू बिल्कुल सच में कह रहा हूँ ना, अभी चलो मैं लाइव हूँ इसलिए संजू का एग्जांपल नहीं देना चाहता, है ना। चलो ठीक है, तो अपन यहाँ पे समझते बेटा कि अपने पास बेस फ्रैक्शन क्या होगा, उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास में सबसे पहले तो देखो एक वैल्यू लिया अपन ने 1 मतलब क्या होगा बेटा, 100%। अब मैं किसी भी फ्रैक्शन से परसेंट पे जाने के लिए वही ट्रेडिशनल तरीका फॉलो कर रहा हूँ अभी आपको समझाने के लिए, और आपका मेथड भी उससे मैं क्लियर करूंगा। एक मतलब फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा, 1/1, 1 को लिख सकते हैं 1/1, और 1/1 को अपन इंटू 100 किया तो कितना बना, 100% ही बना। इसी प्रकार 1/2, अब 1/2 का परसेंट कितना बनेगा, तो अभी बताया था गुणा 100 कर लेना तो कितना बन जाएगा। तो कुछ ऐसे फ्रैक्शन, बेस फ्रैक्शन जिनको 100 में गुणा कर अपन सीधा परसेंटेज बनाकर उसको याद रखेंगे, और उन्हीं को यूज करेंगे मेथड नंबर सेकंड को अप्लाई करने के लिए और समझने के लिए बेटा। ठीक है, तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा अपने पास में, 50% होती है। यदि हम बोल दो बेटा 1/3, तो 1/3 अभी लिखाया था मैंने, है ना, 33.33% इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है मेरे बच्चे, और इसका एग्जैक्ट वैल्यू अपन क्या लिखेंगे, 33 से 1/। अब ये देखो 3 बेस फ्रैक्शन जब अपन ने लिख लिए, तो इन्हीं 3 बेस फ्रैक्शन को यूज कर मैं मेथड नंबर सेकंड को भी समझाता हूं कि क्या वो मेथड है, और किस प्रकार से अपन इन बेस फ्रैक्शन को यदि याद रखते हैं और उसको अप्लाई करना, चीजों को समझ लेते हैं, तो किसी भी फ्रैक्शन को अपन परसेंटेज में इजीली और कन्वीनियंटली बेटा निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो अगला फ्रैक्शन क्या आ गया बेटा, 1/4 आ गया, क्या गया बेटा, 1/4। अब ये 1/4 जो इसको अपन कैसे परसेंट में निकाले, तो एक तरीका तो ये कि या तो सीधा गुणा 100 कर ले बेटा, जो अभी मैंने सिखाया, है ना, या मैं कह दूं कि मैं इस 1/4 को गुणा 100 करके नहीं करना चाहता, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, तो हम इसको इन्हीं बेस फ्रैक्शन में से यूज करके करेंगे। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी एक फ्रैक्शन अपने को दिया गया है, और यदि वो फ्रैक्शन कोई एक नया फ्रैक्शन एग्जाम में आ गया जो हमें पता ही नहीं उसका परसेंटेज क्या है, तो जितने बेस फ्रैक्शन अपने को पता होंगे ना, उसी का हेल्प लेकर अपन इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। कैसे करेंगे, तो अभी तो खाली हमें 3 ही पता है, 1/2, 1/3। हम क्या करेंगे, इस गिवन फ्रैक्शन को अपन इन बेस फ्रैक्शन में से किसी एक फ्रैक्शन के किस पे तोड़ देंगे बेटा, इसको मल्टीपल पे तोड़ देंगे, पास में, या किन्हीं 2 बेस फ्रैक्शन के मल्टीपल पे तोड़ देंगे, या तो किसी एक का मल्टीपल या किन्हीं 2 का आपस में मल्टीपल। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा क्या, 1/4 को इस बेस फ्रैक्शन 1/2 का क्या है, 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 का 1/2। अब आप कहेंगे सर ये 1/2 का 1/2 क्यों लिखा, क्योंकि हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये 1/2 तो ठीक है,
अब इन दोनों में से किसी एक फ्रैक्शन को अपन कन्वर्ट करके लिख देंगे उसके इक्विवेलेंट परसेंट। यहां पर आपको बेटा इन दो फ्रैक्शन में से कोई एक फ्रैक्शन हमेशा ऐसा लेना है जो कि इन लिखाए गए बेस फ्रैक्शन में से हो, ताकि आप डायरेक्टली उनका परसेंटेज यूज कर पाए बेटा। ठीक है, ऐसा मुंह उठा के कोई भी फ्रैक्शन मत लेना, नहीं तो फिर उसका भी परसेंट निकालने में टाइम लग जाए। ठीक है, तो ये 1/2 गुणा 1/2, अब 1/2 तो लिख ही रखा है, 1/2 का होता है परसेंटेज वैल्यू 50। अब यदि हम इसको काटापीटी करें बेटा तो 2 से जाएगा एक बार, 2 से जाएगा बेटा कितनी बार, इस बार, और ये बनेगा 25 से कम कितना परसेंट बेटा, इस प्रकार। ठीक है, तो हम कहेंगे 1/4 की वैल्यू होगी बेटा 25%। ठीक है, इसी प्रकार 1/5, अब 1/5 को तोड़ नहीं पाएंगे, 1/5 तो याद ही रखना पड़ेगा आपको, कितना होता है 20%। यदि मान लो हमारे पास 1/6 आ गया, अब देखो 1/6 को कैसे यूज किया जाएगा। देखो 1/6 को यदि हम लिखेंगे ना मेरे बच्चे, तो 1/6 को इन्हीं बेस फ्रैक्शन पे तोड़ेंगे। तो अपन यहाँ पे देखेंगे भैया ऐसे दो फ्रैक्शन या कोई ऐसा फ्रैक्शन जिसका गुणा आपस में करने में दोनों को या किसी एक के गुणज पर क्या आता हो बेटा 1/6। आप कहोगे सर ये 1/6 में देखो ना ये 6 जो है वो क्या है बेटा, इसको प्राइम फैक्टर ब्रेक करे तो 2 गुणा 3। हम यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा 1/2 गुणा 1/3, है ना। अब या तो आप 1/2 का परसेंटेज यूज कर लो, अरे हाँ ना, और उसको क्या कर दो 1/3 कर दो, या 1/3 का परसेंट यूज कर लो और 1/2 कर लो। तो हम क्या करते हैं बेटा अभी इसका 1/3 का यूज करते हैं। तो 1/3 का वैल्यू कितना है डेसिमल में 33 ठीक है, तो वो जब भी आपको किसी नंबर से या किसी चीज को डिवाइड करना हो तो उसकी डेसिमल वैल्यू यूज करना, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन यूज करोगे तो उसको डिवाइड करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे बेटा इसको 2 से डिवाइड कर दो बच्चे, तो 2 से जाएगा एक बार, 2 से 16 दूनी 32, बचा कितना 1, 6 दूनी 12, बचा 1, 6 दूनी 12, चलते रहेगा। तो 16.66% कैसा आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा। तो यदि आप किसी एक डेसिमल वैल्यू को ले रहे हो और वो डेसिमल वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट है तो उसका परसेंटेज भी फिर डिवाइड होने पे क्या बनेगा, अप्रोक्सीमेट ही बनेगा बेटा। तो ये अपने पास में इसका जो दशमलव में आएगा प्रतिशत वो लगभग आएगा 16.66%। बट यदि किसी बच्चे के मन में बात ये उत्पन्न हुई हो कि भैया नहीं सर हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो ये 1/2 की वैल्यू यूज कर ली थी कितनी 50%, और 50 का हम क्या निकाल दे 1/3 निकाल। तो 50 का 1/3 निकालना मतलब क्या, 50 का 50 को 3 से भाग लगा दो, तो 50 को 3 से भाग लगाएंगे, है ना, ये और करके लिख रहा हूं बेटा मैं। तो 50 को 3 से भाग लगा दो, तो 3 से भाग लगाएंगे 16 3 48, शेष कितना बचा 2, है ना, क्योंकि इसको गुणा करेंगे तो 50 से कम 50 और 50/3, 50 को 3 से भाग लगाया 16 3 48, शेष कितना बच गया 2। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या बनेगी बेटा, तो वो बनेगी 16 से 2/3%। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास में डेसिमल वाली जो होगी बेटा वो अप्रोक्सीमेट होगी, और ये जो मिक्स फ्रैक्शन में लिखी है वो क्या होगी बेटा एग्जैक्ट होगी। ठीक है ना, तो मेथड नंबर सेकंड का इलॉबरेशन भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि यदि हमारे पास में कोई भी फ्रैक्शन गिवन हो a/b, तो आप उसको क्या करेंगे अपने बेस फ्रैक्शन के मल्टीपल पे से ब्रेक कर लेंगे 1/x इंटू 1/, है ना, और उनमें से दोनों में से या तो दोनों ही फ्रैक्शन बेस फ्रैक्शन में से हो तो आप किसी की परसेंटेज वैल्यू यूज कर सकते हो, या कम से कम एक फ्रैक्शन तो ऐसा लेना ही लेना है जो कि किसको रिप्रेजेंट करता हो, अपने बेस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। अगले पेज पर आते हैं। अब देखो इसी प्रकार से मैं सारी वैल्यूज लिखते हुआ, है ना, तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इसी प्रकार से आगे की वैल्यू बना के लिखी जा सकती है। ठीक है, तब आगे की वैल्यू मैं सीधी लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पर 1/7 की वैल्यू, या अपन अगले पेज पे ले लेते सारी वैल्यू को एक साथ, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। चलो तो सारी वैल्यू अपन अगले पेज पे एक साथ लिख देते ताकि आपको भैया आगे नोट्स में दिक्कत ना हो। तभी मैंने क्या बनाया बेटा, 1 की वैल्यू कितनी बताई थी 100%, 1/2 की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा 50%, 1/3 की वैल्यू बनाई थी अपन ने डेसिमल में अप्रोक्सीमेट 33.33%, या अपन बोले तो बेटा 33 से 1/3%। 1/4 की वैल्यू अपने पास में कितनी बनाई थी 25%, कैसे बनाई वो भी बता दिया। 1/5 की वैल्यू अपने पास में आई थी बेटा 20%, 1/6 की वैल्यू अपने पास में बनी बेटा 16.66%, या 16 से 2/3%, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे ही आप आगे जाओगे बेटा, अब आएंगे अपन 1/7 पर, तो वो 1/7, 1/7 बनेगा बेटा 14.28%, 1/7, तो ये बनेगा 14.28%। ठीक है, याद रखने का तरीका ये है कि 7 का 2 गुना करो 14, और 14 का 2 गुना करो 28। अब ये भी अप्रोक्सीमेट है बेटा, तो अपने को एग्जैक्ट लिखना है, तो वो बेटा 14 से 2/7, नहीं 7,
ठीक है। देखो ऐसे ये जो मैं बना रहा हूँ सारी वैल्यू ऐसी बन जाएगी, या तो गुणा 100 कर या मैंने जो तोड़ के बताया स्प्लिटिंग मेथड ऐसी बेटा। ठीक है, तो आगे के जो फ्रैक्शंस है कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है मैं आपको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, है ना, उसको अपन वापस से बनाना देख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तब बेटा। ठीक है, तो ये आगे की वैल्यू फटाफट फटाफट लिख देता हूँ, और जितने बेस फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ ये सबको आपको याद करना है बेटा। ठीक है, ये याद नहीं होंगे तो आगे की चीजें आप कर ही नहीं पाओगे। तो 1/7 के बाद आएगा बेटा 1/8। 1/8 कितना होगा 12.5%, और 12.5 12 से 1/2। देखो एक बात ये ध्यान रखना कि जब भी किसी परसेंटेज वैल्यू डेसिमल में हो और पॉइंट के बाद 0.25 हो या 0.5 हो या 0.75 हो तो वह एग्जैक्ट डेसिमल होता है। कैसा होता है? एग्जैक्ट, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। बट ये जैसे ऐसा आ गया 0.66 0.11 0.33 ऐसा वैल्यूज तो वो अप्रोक्सीमेट होते हैं बेटा। ठीक है ना। चलो 1/9, 1/9 देखो मैंने काफी बार पहले पता रखा कि 9 और 11 एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आएंगे। मतलब यदि किसी भिन्न का मेरे पास में क्या दिख रहा है, हर 9 दिख रहा है, तो प्रतिशत में 11, और किसी भिन्न का हर यदि कितना दिख रहा है 11, तो प्रतिशत में क्या आएगा 9। हमने कहा किसी भिन्न का हर में 9 दिखा तो प्रतिशत में 11 आएगा, तो 11.11% ऐसा है ना। इसको 11.11 नहीं पढ़ते, 11.11 पढ़ेंगे। ठीक है ना, 11.1। ठीक है, और इसका अपन एग्जैक्ट निकालना तो क्या लिखेंगे बेटा 11 से 1/9। ठीक है, इसका 1/10 निकालेंगे बेटा, तो 1/10 कितना बनेगा 10%। 1/11 पे आ जाओ, तो मैंने कहा 11 होगा तो प्रतिशत में क्या आएगा 9, तो 9.09%। 1/11 के बाद 1/12, 1/12 की वैल्यू की कितनी बोलो 8.33%, या 8 से 1/3%। फिर इसके बाद आएगा 1/13, 7.69%, या अपन कह दे बेटा 13 7 91 और 9 है ना, ऐसे ही। क्योंकि 1/13 में 13 100 से कटेगा नहीं, और 13 को तोड़ भी नहीं सकते फैक्टर पे क्योंकि प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 1/13 गुणा 100 करेंगे, 100/13, 100 को 13 से भाग लेंगे, 13 7 91, शेष कितना बचा 9। तो वही दो मेथड फर्स्ट और सेकंड को मैं कहीं पे तो गुणा 100 कर रहा हूँ और कहीं पे स्प्लिट कर रहा हूँ। ठीक है ना। 1/13 के बाद आगे बेटा 1/14 है ना, 1/14 ले लेते हैं। 1/14, 1/14 की वैल्यू कितनी होगी 7.14%, या अपन बोल दे बेटा 7 से 1/7%। इस प्रकार से 1/15 की बात करेंगे, बोलो 6.66%, या 6 से 2/3%। ठीक है ना। 1/16 की यदि हम बात करेंगे तो ये होगा बेटा अपने पास में 6.25%, या 16 से 1/4%। ठीक है ना। आगे और यदि जाते हैं हम 1/17 पर आते हैं, 1/17 की वैल्यू कितनी होगी 5.89%, या अपन 1/17 गुणा 100 करेंगे तो 100/17, तो 100 को 17 से भाग लगाएंगे, 17 पंजे 85, और शेष कितना बचा 15, है ना। तो ये बना 5 से 15/17%। यदि हम आगे और जाते हैं बेटा, है ना, आगे की ओर जाए तो हम कहेंगे बेटा 1/18, कलर चेंज नहीं हुआ, 1/18, 1/18 की वैल्यू कितनी होगी तो 5.55, ठीक है 5.55%, या अपन इसको लिख सकते हैं बेटा क्या 18 पंजे 90, शेष कितना बचा 10, और ये 10 जाएगा 2 से 5 बार, और ये जाएगा 9 बार, तो 5 से 5/9%। तो लिख सकते हैं 5 से 5/9%, 5 से 5/9%। ठीक है, 1/19 पर जाऊं, 1/19 क्या बनेगा 5.26%, या 1/19 गुणा 100 करेंगे तो 100/19, 100/19 मतलब 19 पंजे 95, शेष बचा 5, 5 से 5/19%। 1/20 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 5%। 1/21 की वैल्यू, 1/21 की वैल्यू कितनी होती है 4.76%, या आप बोल दो भैया कितना 21 4 84, शेष कितना बचा 16। अपन बोलेंगे बेटा 1/22, 1/22 के लिए कितनी होगी 4.54%। ठीक है ना। ये अपन बोल दो बेटा 22, बोलो 4 बार 88, शेष कितना बचा 12, ये कटेगा 2 से 6 बार, और ये 2 से 11 बार, तो 6/11, तो 4 से 6/11%। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं अपन 1/22 का 1/23 पर, 1/23 की वैल्यू कितनी होगी 4.34%, या अपन इसको लिख सकते हैं बेटा बोलो 23 4 92, शेष कितना बचा ये बचा, तो 4 से 8/23%। कहां पर बेटा, अच्छा ये 16 लिख दिया मैंने, ठीक है चलो, डेसिमल में सही लिखा था, यहाँ पे ऐसा ऐसे मैंने गलती कर दी थी, कोई दिक्कत। 1/23 के बाद आते बेटा 1/24 पर,
1/24 पर 1/24 कितना बनेगा 1.24 का 4.16%, या लिख दे बेटा 4 सही 1/6%। 1/25 की वैल्यू कितनी बनेगी 4% बेटा। अब देखो 1/25 के बाद लिखने की जरूरत नहीं है, आप 26 को बना सकते हो कैसे 1/2 का 1/13, 27 को बना सकते हो 1/3 का 1/9, 28 मतलब 1/7 का 1/4, तो कैसे भी बना लो। और यदि प्राइम आ गया तो फिर गुणा 100 कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बची हुई 2 एक वैल्यू वो लिख देता हूँ। 1/30 याद रखो, एक तो 1/30 के लिए होती है 3.33% या 3 से 1/3%। अगला आएगा 1/40, 40 की वैल्यू होती है 2.5 या 2 से 1/2%, और 1/50 की वैल्यू होती है बेटा 2%, और 1/100 की वैल्यू होती है 1%, ठीक है। तो ये अपने पास में कुछ बेस फ्रैक्शंस वैल्यूज थी अपने पास में, जिनका अपन ने कन्वर्जन यहाँ पर सीख लिया है, ठीक है ना। तो अपने पास में ऐसी वैल्यूज जिनका मेरे पास में कोई वैल्यू अपने को दिया जाए फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो उसका परसेंटेज अपने को सीधा सीधा आना चाहिए। अरे बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब इनको कैसे यूज में लेना है उसका अपन थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं यहाँ पर, है ना, थोड़ी प्रैक्टिस अपन करते हैं, और फिर अपन ये देखते हैं कि ये मेथड भी कहाँ तक की आसानी से अपना इजीली कन्वीनियंटली अपना आंसर निकाल के देगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और फिर कहाँ से इसमें टाइम लगना लगेगा। तो जहां से टाइम लगेगा इस वाले मेथड में, फिर अपन तरीका चेंज करेंगे तीसरे वाले मेथड के लिए, ठीक है। तो अपन पहले कुछ फ्रैक्शंस लेते हैं और उसको परसेंटेज पे करने की कोशिश करते हैं कन्वर्ट, ठीक है। चलो तो कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस लेते हैं अपन। जैसे कि हमने कह दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1/7 है ना, 1/7 ही मैं लेके चल रहा हूँ, यदि और चाहे तो अपन कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। 1/7, 1/7 यदि अब आपसे पूछा जाए सीधा बोल देंगे, बोलो 14 सही 2/, यदि मैंने बोला 1/7 नहीं है, क्या आ गया बेटा 2/7, 2/7 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 गुणा 1/7, है ना। अब ऐसा क्यों लिख दिया, तो सर हमारे पास में जो भी वैल्यू आपने फ्रैक्शन की लिखाई है, जो भी फ्रैक्शन आपने लिखाया है, उसके भैया न्यूमरेटर में तो सब जगह क्या है 1 ही है, उसके न्यूमरेटर में सब जगह क्या है 1, अपने को उसको पकड़ना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कहां से लेकर कहां तक लिखाए हैं, तो 2 से लेकर कहां तक लिखा है बेटा 25 तक। तो यदि किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इनमें से कोई एक हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे ऊपर एक रख के उसका डिनोमिनेटर वही रखेंगे जो दिया है, और उसको मल्टीपल के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो बेटा यहाँ पे दिखा है 2/7, तो 2/7 तो होता नहीं सर, 1/7 लिखा रखा है, तो हम इसको 1/7 यदि लिखते हैं तो 1/7 लिखेंगे तो 2/7 चाहिए तो कितना गुना करना पड़ेगा 2 गुना। अब यहाँ पे 2 गुणा 1/7 में हम क्या करेंगे 1/7 की वैल्यू को यूज कर लेंगे। अब 1/7 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो आप कहोगे 14 सही 2/, क्लियर है। अब 14 सही 2/7% में 14 सही 2/7 में 2 पार्ट है, एक तो 14 है यानी कि पूर्ण संख्या, और एक 2/7 यानी कि एक उचित भिन्न। तो हम क्या करेंगे इस 2 का गुणा पहले इस 14 में करेंगे मेरे बच्चे, और फिर 2 का गुणा इस 2/7 में, दोनों पार्ट में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। चलो तो 2 का गुणा 14 करो, 14 दूनी कितना बनेगा 28। और ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपको चैप्टर नंबर 3 में सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन में पढ़ाया जाता है। तो जो बच्चे पढ़े हुए वो अच्छी बात है, जिनने नहीं पढ़ा वो चैप्टर वापस से पढ़ाया जाएगा तो उस समय बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 14 दूनी 28 और 2 का गुणा फिर 2 में होगा, 2 दूनी 4 बटे में कितना जाएगा 7%, इस प्रकार से। तो ये बनेगा 28 सही 4/7%। यदि हमने मान लो इस प्रकार से 2/7 नहीं दिया, हमने 3/7 कर दिया, 3/7 में भी हम कहेंगे सर 3 गुणा 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 3/7 की वैल्यू नहीं होती 1/7 की वैल्यू बताए। तो हम इसको ऐसा तोड़ सकते हैं अपने बेस फ्रैक्शन के मल्टीपल पर, 1/7 का गुणा जो कितनी बार 3 बार। अब 1/7 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो 14 सही 2/7। देखो अभी मैं आपको बार बार पूरा लिख के बता रहा हूँ, आगे चलकर ऐसा बार बार पूरा नहीं लिखना है। अब यदि हम गुणा करेंगे बेटा, 3 का गुणा दोनों पार्ट में होगा, इस वाले नंबर में भी और इस वाले, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो होल प्लस प्रॉपर बनता है मिक्स्ड, तो इस मिश्रित भिन्न के दोनों भागों में इस 3 का गुणा किया जाएगा बेटा, ठीक है। तो 14 गुणा 3 करेंगे, 14 तिया कितना बनेगा 42, और 3 गुणा 2 करेंगे तो 6/7। देखो ये बात ध्यान रखना कि आप सभी को पता है कि मिश्रित भिन्न जो होता है वो n सही a/b के फॉर्म में होता है, उसमें ये b तो अपना भाजक होता है यानी कि डिवाइजर होता है, b अपना क्या होता है बेटा भाजक यानी कि डिवाइजर होता है, ये सभी को पता ही है बेटा ना। ये अपना क्या होता है कोशेंट, कोशेंट यानी कि भागफल, है ना। नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा रखा तो वहां पे मैंने ये बता रखा है कि क्या कौन सा पार्ट होगा, हालांकि थोड़ा बहुत। और ये मेरे पास में होता है बेटा शेषफल यानी कि रिमाइंडर, है ना। जब भी किसी भी एक विषम भिन्न को अपन भाग लगाते हैं मिश्रित पे लाने के लिए, तो ऐसे तो लगाते हैं
यहाँ पे भाजक, यहाँ पे भागफल, यहाँ पे शेषफल, यानी कि कोई एक विषम भिन्न लिया जाए। विषम भिन्न वो भिन्न होते हैं जिसका अंश बड़ा और हर छोटा, यानी कि ऐसे भिन्न जो कि 1 के बराबर हो या 1 से बड़े हो बेटा, ठीक है ना, वो विषम कहलाते हैं। जैसे कि हमने कह दिया बेटा 11/7, तो ये विषम भिन्न है, तो इसको अपन इस मिश्रित पे लाएंगे, तो 7 मेरा भाजक के नीचे रखा, 7 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक 11 या उससे कम, तो 7 का पहाड़ा तब तक पढ़ो जब तक 7 आया उससे 11 या उससे कम, तो क्या आ रहा है 7, कितनी बार मारा 1, तो भागफल कितना हो गया 1, 7 एकम 7 हुआ, शेष कितना बचा। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं शेष रख रहे हैं, और ये शेष हमेशा मेरे भाजक से क्या होना चाहिए छोटा, यदि बड़ा आएगा तो फिर से भाग लगाया जाएगा। तो अभी तो देखो यहाँ पर भी छोटा था, यहाँ पर भी छोटा था, बट अगली कंडीशन यदि मान लो ऐसी आ गई मेरे बच्चे कि जहां पर ये बड़े होने की संभावना हो जाए या बड़ा हो जाए, 4/7 को लिख सकते हैं 4 गुणा 1/7 मेरे बच्चे, और 1/7 की वैल्यू यदि हम लिखेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे 14 सही 2/7, 4 गुणा 14 सही 2/7%। अब यदि देखो हम गुणा करेंगे बेटा तो कंडीशन ऐसी बनेगी जो वहां पे मैंने कही है, 4 का गुणा 14 करेंगे, फिर 4 का गुणा 2/7 में, तो 14 4 से कितना हो जाएगा 56, और 4 दूनी 8/7। आप कहेंगे सर 56 तो पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत नहीं भागफल, परंतु 8 शेष कभी नहीं आ सकता, किसी भी भाग विधि पर भाजक से बड़ा शेष नहीं होता, यदि बड़ा आ रहा है तो फिर से हमें भाग लगाना पड़ेगा बेटा। तो 8 को फिर से भाग लगाएंगे, तो भैया 8 को भाग लगाएंगे 7 से, तो 7 एकम, तो फिर से भागफल कितना आया 1, तो पहला वाला भागफल कितना था, और अभी एक और क्या निकल गया 1, तो 56 और 1 मिला लेंगे ना, तब कुल मिला के भागफल कितना बना 57। तो 8 था, 8 में से 7 एकम 7 निकल गया, शेष कितना बचा 1 बचा, अपना आंसर कितना जाएगा 57 से 1/, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज में, ठीक है। अपन आगे बढ़ते देखो, और बट अब यदि मान लो ये वैल्यू 1/7 थी, ठीक थी, यदि मान लो वैल्यू और बड़ी हो जाए, जैसे कि मेरे बच्चे यहाँ पर अपने पास में आ जाए, क्या आ गया 15/7 आ गया, कि भैया मेरे पास में 1 था 2 था 3 था तो कोई दुख नहीं था, है ना, क्यों नहीं था, क्योंकि देखो जो भी यहाँ पर 1 2 3 होता था उसका गुणा अपन 14 में इजीली कर पाते, क्योंकि एक अंक की संख्या गुणा 14 में, यानी कि 2 अंक में करने में दिक्कत नहीं। हालांकि हमें 2 अंक से 2 अंक में गुणा करने में भी दिक्कत नहीं है, 3 से 3 में भी नहीं, क्योंकि हमने गुणा करना भी सिखा रखा है आपको, ठीक है। तो कोई भी ऐसी गुंजाइश छोड़ी नहीं गई है पहले, जब शुरू से पढ़ाया गया तब से लेकर अभी तक, कि आपको कहीं पे चीजें दिक्कत हो जाए, है ना, ये सोच करके हमें ये आता नहीं है, यदि हमने ये मेथड लगा दिया तो हमारा क्या होगा, है ना। तो सारी चीजें मैंने बता रखी है, तो आप कर सकते हो, बट हमें ऐसा नहीं कि ऐसा ही हर बार किया जाए, हमें तो हर जगह से टाइम बचाने की सोचनी है, जितना बचा सको, ठीक है ना, जितना बचा सकते हो तब तक बचाएंगे। हम ये कहेंगे कि यदि एक अंक की संख्या होती है ना ऊपर, तो भैया ऐसे करके 14 में 4 गुणा 5 गुणा करने में कोई दुख नहीं होता है, परंतु यदि किसी भिन्न का अंश यदि 2 या 3 अंक का आ जाए तो फिर जाकर इसको करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा। अब वो कैलकुलेशन कैसे लगेगा, क्या करेंगे वो समझते हैं, और फिर यहाँ से इसका लिमिटेशन पता लगेगा कि सर यहाँ पे यदि 2 डिजिट का डिनोमिनेटर दिया जाए तो फिर इसका लिमिटेशन ये हो जाता है कि ये टाइम कंज्यूम, लिमिटेशन का मतलब ये नहीं कि सोल्व ही नहीं कर पाएंगे, आंसर ही नहीं आएगा, आंसर भी आएगा सोल्व भी होगा, वही आंसर आएगा, चाहे गुणा 100 करके करो चाहे इससे करो, बट ये मेथड भी टाइम लगाने लगेगा बेटा। तो 15/7 को लिख सकते हैं बेटा 15 गुणा 1/7। अब 1/7 की वैल्यू बेटा आप लिखोगे ना, देखो आपको पूरा बार-बार ऐसे तोड़ के अलग अलग नहीं लिखना है, या आप पहली बार यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है उसको समझ में आए, मैं एज ए टीचर समझा पाऊँ और एज ए स्टूडेंट समझ पाए, इसीलिए मैं उसको अलग अलग लिख रहा हूँ बेटा। ये करेंगे 14 से 2/, ऐसे लिखेंगे बेटा। चलो अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, 15 गुणा 14 में करेंगे, और 15 गुणा फिर, हालांकि हमने देखो पहले ही पढ़ा रखा 15 गुणा 14 क्या है 2 क्रमागत प्राकृत संख्या, और 2 क्रमागत प्राकृत संख्या गुणनफल मैंने सिखा रखा, मैंने जितने केस मल्टीप्लाई के पढ़ा दिए ना आप उसको भी अच्छे से कर लोगे ना, दुनिया में ऐसा कोई सा मल्टीप्लीकेशन नहीं जो आप नहीं कर सकते, ठीक है ना, इजीली कर जाओगे। तो 14 गुणा 15 मतलब 2 क्रमागत प्राकृत संख्या। अब 2 क्रमागत प्राकृत संख्या क्या करेंगे, छोटी संख्या का वर्ग प्लस छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है 14, 14 का वर्ग कितना होगा 196 में 14 जोड़ दो 210, कितना बनेगा 210, तो आप क्या लिखते हो बेटा 210। और फिर 15 गुणा 2 में कर लो, 15 दूनी 30, बटे में बच्चे कितना 7। अब आप कहेंगे सर 30 तो बड़ा हो गया 7 से, तो फिर हमने कहा भाग लगा दो, तो 30 को 7 से भाग लगाएंगे, 7 चुकू 28, तो ये 4 जो आया वो फिर से इस भागफल में जुड़ेगा, तो 210 प्लस कितना बनेगा 4, तो 214 मेरे बच्चे, और 28 निकल गया तो बचा कितना, तो 214 से 2/। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि सर देखो कि यदि 2 डिजिट का न्यूमरेटर था तो भी यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि नीचे जो नंबर था वो तो 1 डिजिट का था, बट मान लो ये 19 होता या 17 होता जिसका पहाड़ा बोलना हमें थोड़ी दिक्कत आती है, हालांकि आना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों कम से कम पहाड़ा 25 तक के आना चाहिए, ठीक है ना, बट यदि आते भी और फिर हमें डिवाइड करना ही पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा, तो टाइम तो लगेगा ना, तो जहां पे टाइम लग रहा है वहां पे वाला काम करना ही नहीं। तो कहने की बात ये है, कहने और समझाने का उद्देश्य बेटा, यदि 2 डिजिट का मेरे पास में कोई वैल्यू होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो फिर ये तरीके थोड़े से अपने पास में टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, ठीक है, ये तरीके अपने पास क्यों जाएंगे टाइम को, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेथड नंबर 3 को सोचना पड़ेगा।
अब मेथड नंबर 3 क्या है, कैसे करेंगे, क्या होगा, वो सारी चीज अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो तो एक दो वैल्यू मुझे पहले कन्वर्ट करके बता दो ताकि अपन आगे बढ़ पाए ना। मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए रखे हुए आगे, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अलग से रखे, पर मैं ये क्वेश्चन में तब लेके आऊंगा जब आपको सारी चीजें यहाँ पर देखो, ये पूरा चैप्टर का ओवरव्यू भी रख रखा है मैंने, बट अभी ये ओवरव्यू बाद में, पहले अपन स्टार्ट किया, फिर मैं इसके बाद ओवरव्यू दे दूंगा कि भैया कन्वर्जन करना है, ये करना है, और उसके बाद चीजें अपन चालू करेंगे, ठीक है ना। तो ये अभी मैंने परसेंटेज की डेफिनेशन से और परसेंटेज का जो बेसिक पार्ट है उसको सीखते हुए चीजें को चालू किया, मतलब परसेंटेज अभी इतना चालू नहीं हुआ है अपना, ठीक है ना, बेसिक चीजें इतनी चल रही है। तो कुछ क्वेश्चन मुझे करके बताओ। हाँ 3/11, इसका परसेंटेज क्या होगा? दूसरा मैंने बोल दिया 7/16, तीसरा बोल दिया 5/19, चौथा मैंने कह दिया 3/8। ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस मैंने आपको दिए, ये 4 इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है, आप इसको सोल्व करके बताइए क्या इसका आंसर आ रहा है फटाफट। बहुत मेहनत हो गई है ना आनंद। रोबिन, रोबिन तो आज ही आया सर से, आज ही आए हो तुम, जब कल नहीं आए थे, 2-3 दिन से नहीं दिख रहा था क्लास में, आज आके गलत फंस गया मैं सर। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं है बेटा, अभी तो बहुत खतरनाक खतरनाक स्थिति में पढ़ा रखा है, क्या करो, करो थोड़ी बहुत। ये गेट में खुलवा सकता हूँ, बट दिक्कत ये है कि फिर बाहर से डिस्टर्बेंस होगा, ये खुल जाएगा तो पूरी ह्यूमिडिटी बाहर निकल जाएगी, और मसला ये है कि ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर तुम अंदर से की जगह बाहर ही पढ़ते रहोगे उधर, तो पास में पार्लर भी है ना, तो फिर तुम्हारा ध्यान उधर ही रहेगा पार्लर की ओर, इधर तुम्हारा क्लास में जाएगा ही नहीं। सही है मधु, फिर बड़ी वास्तविक बातें करते हैं ना, जेन्युइन बात है, क्या करो। चलो हो गया होगा ना, बहुत आसान चीज है ये, तो फटाफट होना चाहिए। देखो भैया, तो यहाँ पर 3/11 को क्या लिखेंगे बेटा अपन, 3 गुणा 1/11 है ना। 1/11 की वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चे, बोलो 9 पॉइंट, या तो आप 09 ले लो, कुछ भी ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, 9.09। वैल्यू क्या बनेगी, 3 का गुणा 9 में, और फिर 3 गुणा 9 में 27.27, तो सभी का ये परसेंटेज वैल्यू आना चाहिए पहले फ्रैक्शन का। 7/16 का अपन करेंगे बेटा, तो 7/16 क्या लिख सकते हैं बेटा, 7 गुणा 1/16, 1/16 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आप कहेंगे इसकी वैल्यू होती है सर 6 सही 1/, ठीक है। 7 का गुणा करेंगे 6 में, और 7 का गुणा करेंगे 1 में, तो 7 6 कितना होगा 42, और 7 एकम बटे में 7 बड़ा है 4 से, तो फिर से भाग लगा दिया जाएगा, तो 7 को भाग लगाएंगे 4 से, 4 एकम 4, और ये 1 जुड़ेगा 42 में, तो कितना बनेगा 43, और 7 में से 4 निकल गया तो बचा कितना 3, तो 43 सही 3/4%, ये अपना इसका आंसर हो जाए, ठीक है। चलो 5/19 का कितना बनेगा मेरे बच्चे, आप कहेंगे सर 5/19 यानी कि 5 गुणा 1/19, 1/19 की यदि परसेंटेज वैल्यू देखे बेटा तो कितनी आती है अपने पास में, आप कहेंगे 1/19 की 5 सही 5/19% बनता है। अब 5 का गुणा इस 5 में, और फिर 5 का गुणा इस 5 में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपन करें तो पहले आप इस पार्ट में कर लेना ताकि भागफल निकल के जाए, फिर इसमें जोड़ देना, तो 5 पंजे कितना होगा 25 होगा, तो भैया 19 में 25 से भाग लगा तो कितना आएगा 1 आएगा, है ना। तो भैया 25 में से कितना निकल गया 19, तो बचा कितना, ये 6 लिख दिया, और बच्चे में कितना, ठीक है ना, एक भागफल था, 5 पंजे 25 और 1 जोड़ा तो कितना 26,
अब धीरे धीरे स्टेप थोड़ी सी कम करने की कोशिश करेंगे, बाकी डिटेल तो मैंने लिख ही रखा है। आप चाहो हर स्टेप को परफॉर्म करके बता दो, या आप एक ही स्टेप में लिख दो, या आपके ऊपर है भाई साहब, ठीक है। चलो 3/8 को कैसे लिखेंगे बेटा, तो 3 गुणा 1/8, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 12.5%, ऐसे कर कर, तो 3 5 15, 15 क्या आएगा 5 है ना, एक हासिल आ गया, 12 या 36 और कितना 37, 37.5%। और ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है 3/8, इसकी वैल्यू याद होना चाहिए। 3/8 का वैल्यू हमेशा कितना बनेगा 37.5% बनेगा। यहाँ तक कोई समस्या और कंटिन्यू करें, चलेगा ना, है ना। चलो तो आगे बढ़ते बेटा अपन, अब देखो यहाँ पर अपने पास में जो दूसरा तरीका है उससे क्या हो रहा है, हाँ शिवानी है क्या हो गया, कल नहीं आऊंगी अब मैं, देखना तुम कल से थोड़ी नहीं आऊंगी, पूरा मेकअप खराब करवा दिया आपने पसीने में मेरा, है इतनी मेहनत से मेकअप करके आती हूँ मैं। लड़कियों के साथ ही समस्या, लड़कों के साथ तो होती नहीं, लड़के तो मुंह पे पानी भी नहीं मार के आते बेचारों में, सुबह सुबह आधे तो मेरे डर से आ जाते फालतू के, है ना, नींद में देखे 5 मिनट है, जो यहाँ रहते हैं ना बटालियन में वो ये देखते चलो 10 बजे क्लास है, अभी 5 मिनट तो है बस, अभी अभी पास नहीं, जैसे 9:40 हुआ है, फिर चलो ठीक है 20 मिनट है, 45 55 हुआ ना, बस गाड़ी उठाई, अब चप्पल वप्पल पहनी तो पहनी ना, भाग के आ गए बस। लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ समस्या नहीं है, समस्या लड़कियों के साथ है कि भैया 10 बजे कोचिंग है तो 8 बजे उठना ही पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा पुट्टी उट्टी करना पड़ती है, सब चीजें होती है, 10 चीजें होती है ना। हालांकि यहाँ पे करने का कोई मतलब नहीं जाता है ना, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, सीएससी में तो कोई मतलब ही नहीं जाता है ना, वहां की जगह के लिए चल जाता है, ठीक है ना। क्या हो गया संजू, संजू बोल रहा है कि आपको कैसे पता, क्या मतलब नहीं, आपको मेरे बारे में क्या पता है? ऐसा तो कुछ नहीं संजू, दाल में काला तो नहीं, दाल ही काली उड़द वाली, पक्का सर मारो तो गड़बड़ है? नहीं है। चलो आगे बढ़ते बेटा, इसका केस नंबर अपना सॉरी केस नहीं, मेथड नंबर 3। देखो मेथड नंबर 2 में अपन ने अभी तक जो किया था, फ्रैक्शन को परसेंट पे लाने के लिए हमने यहाँ पर स्प्लिट कर लिया था गिवन फ्रैक्शन को 2 बेस फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में, ऐसे मल्टीपल के फॉर्म में, या किसी भी एक बेस फ्रैक्शन के मल्टीपल के फॉर्म में। अब यहाँ पे भी हमें पता लगा कि यदि मेरे पास न्यूमरेटर पार्ट में 2 डिजिट नंबर दिया जाएगा तो फिर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, तो इसलिए हम उसको कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो देखो इसी वाले को उठा के देखते हैं अपन, जो अपन ने लिया था ये 15/17 को लेते हैं ना, तो 15/17 के लिए लाते हैं मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 कि यदि हमारे पास में कोई भी ऐसा फ्रैक्शन है बेटा, है ना, यहीं पे लिख देते हैं, उसको पीछे अपन इलैबोरेट कर देंगे 15/7 यही लिख देंगे। यदि कोई भी फ्रैक्शन ऐसा है बेटा मेरे पास में जिसका न्यूमरेटर कितने डिजिट का हो, 2 या 2 से ज्यादा डिजिट का हो, ठीक है ना, एक डिजिट में कोई इश्यू नहीं था, बट यदि किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पार्ट 2 या 2 से ज्यादा डिजिट का है, तो फिर हमें यहाँ पे इन दोनों तरीके से, जो मेथड फर्स्ट है इनटू 100 वाला और मेथड सेकंड है जो स्प्लिटिंग वाला, उससे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हम अब क्या करेंगे कि यदि ऊपर वाला नंबर मेरे पास ज्यादा ही बड़ा है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर है वो इस डिनोमिनेटर के किसी मल्टीपल से कुछ या तो ज्यादा होगा या कुछ क्या होगा कम, ठीक है। तो बस आप ये देख लो कि ये जो अंश की संख्या है वो हर के किसी गुणज से कितना ज्यादा और कितना कम है। हम ये कहेंगे भैया ये जो 15 है ना, ये 7 का जो गुणज होता है, दूसरा गुणज जो कि क्या है 14 से क्या ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 14 + 1 लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो मैं 15 को आपको पूरा समझाने के लिए, पहले एक स्टेप क्लियर हो इसलिए आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 14 + क्या लिख सकते हैं 1 बटे में कितना। अब यदि 14 + 1/7 दिख गया तो इस टाइप की कंडीशन बन गई बेटा कि a + b डिवाइड बाई, यदि प्लस में होगा तो प्लस और माइनस में होगा तो बेटा माइनस। तो जब भी a + b डिवाइड बाई c होता है तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा a/c + b/c, और यदि माइनस होगा तो a/c माइनस b/c। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि 2 फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, 2 भिन्न के हर समान है, तो उसका हर एक हो जाता है और अंश की संख्या जोड़ ली और घटा ली जाती है, यदि प्लस का साइन है तो प्लस और माइनस का है तो माइनस बेटा, ठीक है। तो ये बन जाता है बेटा इस प्रकार से। अब ये हो गई a की वैल्यू, ये हो गई b की और ये हो गई c की। तो मैं यदि इसको समझाने के लिए और लिखूं डिटेल में तो 14/7 + 1/, ये स्टेप आपको वहां पे नहीं लिखनी, बस ये आपको समझ में आए, नोट्स बने इसलिए। 14 को 7 से भाग लाएंगे 2 + 1/7, तो ऐसा कैसे लिख दें। तो हमने क्या किया कि जो 15/7 एक बड़ा न्यूमरेटर था उसको स्प्लिट करके उसका जो मेरे पास में ये जो क्वेश्चन पार्ट है वो अलग कर दिया और ये जो वाला पार्ट प्रॉपर वाला अलग कर दिया, ठीक है ना। मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको मिश्रित पे लाया हूं मैं 2 से 1/7 करके, ठीक है, उसको स्प्लिट कर दिया बेटा, ठीक है। अब 2 का परसेंटेज क्या होगा, तो 1% 1 का क्या होता है 100, तो 1 की परसेंटेज वैल्यू 100 होती है, तो 2 की 200 और 1/7 की कितनी होगी, तो आप बोलोगे 14 से 2 बटे, बात समझ में आ गई। तब 200 में देखो क्या करेंगे, देखो जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए पहले इसको जोड़ेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा वो उसके साथ ऐसा अटैच हो जाएगा, तो 200 में जुड़ेगा 14, तो 214
और 14 पे यदि 2/7 ज्यादा जुड़ेगा तो ये 2/7 इस पे ज्यादा आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी बनेगी 214 से 2/7%। ठीक है ना। अब अपन ने ये तो पूरा डिटेल में लिखा ऐसा, बट हर बार ऐसा डिटेल में नहीं लिखना होता है ना। इसको अपने को डायरेक्टली कर सकते थे कि 14 को सीधा 7 से भाग लगाओ, देखो 14 प्लस है कि 14 को 7 से भाग लगाओ कितना 2, सीधा 2 लिखो, प्लस का साइन है प्लस लगाओ और 1/7, 2 की परसेंटेज वैल्यू सीधी 200 और 1/7 की वैल्यू 14 से 2/7 लिख। ठीक है। अब सर कि हर बार प्लस पे टूटेगा क्या, मैंने कि नहीं भाई साहब प्लस पे टूटे ऐसा जरूरी नहीं। आप इसको देखो वैल्यू यदि मेरे पास किसी गुणज से कम होगी बेटा तो माइनस पे भी टूट सकता है, जैसे कि इस प्रकार से बेटा हमने बोल दिया कि मान लो 13 बटे कितना है 7 है, 13/7 हो गया। अब 13/7 में आप कहेंगे ये जो 13 है ना 7 के दूसरे गुणज यानी कि 14 से क्या बच्चे मेरा कम है ना, तो आप कहोगे सर 14 से कितना कम है 1 कम। अब मैं डायरेक्टली डिवाइड कर दूं 14/7 कितना बेटा 2 माइनस 1 अब 2 मतलब कितना होगा तो आप कहेंगे सर 200%, और 1/7 कितना होगा तो आप कहेंगे सर 14 से 2 तो जोड़ने में कोई समस्या नहीं होती, क्यों, क्योंकि 200 में 14 जोड़ेंगे तो 214 हो गया था, और जितना अधिक जोड़ेंगे डेसिमल में उतने डेसिमल लग जाता है, उतने फ्रैक्शन लग जाता है। बट अब घटाना कैसे वो समझना, जिन बच्चों ने मिक्स फ्रैक्शन पढ़ रखा है मुझसे या जिनने फ्रैक्शन पढ़ रखा है वो समझ जाएंगे, जिनने नहीं पढ़ा हुआ है बेटा वो थोड़ा सा अगले चैप्टर जब अपन पढ़ाएंगे तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी कैसे करना वो समझने की कोशिश करना डायरेक्टली बेटा। ठीक है। तो देखो 200 में से पहले 14 घटाओ, तो यदि मैं 200 में से सिर्फ 14 घटाता तो कितना आता बेटा 186 आता। यदि मैं 200 में सिर्फ 14 घटाने की बात करता तो 186 आता, बट मैं 14 नहीं घटा रहा हूँ, 14 पे मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा ज्यादा घटा रहा हूँ, है ना। 14 पे 14 ना घटा के 14 से कुछ अंश ज्यादा घटा रहा हूँ, तो जितना अंश में ज्यादा घटाऊंगा उतनी अंश अगली संख्या पे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो बेटा यदि मैं खाली 200 पे 14 घटाता तो वैल्यू एग्जैक्ट कितनी आती 186 आती, बट मैं 14 से थोड़ा सा पॉइंट ज्यादा घटाऊंगा तो वैल्यू 186 थोड़ा सा पॉइंट कम होगी तो कहां पे जाएगी 185। आप बोलोगे सर थोड़ा कम होगी तो वो 83-84 इस पर भी जा सकती है, नहीं 2/7 क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऐसी वैल्यू जिसका मान 1 से कम होगा, तो 2/7 की वैल्यू दशमलव में क्या होगी 1 से कम होगी, तो यदि कोई वैल्यू डेसिमल में 1 से कम घटाएंगे तो ये वैल्यू 1 से थोड़ी कम होगी तो 185 की रेंज में आ जाएगी। बात समझ में आ गई ना। चलो अब क्या करेंगे सर कितनी आएगी, तो देखो अगली संख्या कितनी घट रही है 2/7 घट रही है, मतलब 7 पे कम हो रहा है कितना 2, तो 7 पर 2 कम कर दो तो कितना बचेगा। ठीक है, तो अपना वैल्यू कितना जाएगा बेटा यहाँ पर अपने पास में 185 से 5/। अब बहुत सारे बच्चों को एक बार माइनस समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो ये माइनस वाला इक्वल लेते अपन अभी करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट मेथड थर्ड क्या था वो मैं लिख देता हूँ। तो सर कोई भी फ्रैक्शन रहेगा a/b इस प्रकार से, आप इसको इस प्रकार से दो फ्रैक्शन के सम या डिफरेंस तोड़ सकते हो 1/x प्लस माइनस 1/y। a/b इक्वल टू 1/x प्लस माइनस 1/y। ये ध्यान रखना कि उन फ्रैक्शंस की वैल्यू आपको एज ए परसेंट डायरेक्टली पता होना चाहिए। तो एक आध माइनस वाला और लेते हैं अपन, जैसे कि हमने कह दिया बेटा कि मान लीजिए 84 क्या आ गया 19 आ गया, 84/19 आ गया, तो आप कहेंगे सर 84 जो है वो 19 का गुणज 85 से कम है, कितना कम है 1 कम है, हम इसको लिख सकते हैं क्या बेटा 85 - 1। अब आप ऐसा मत बोला सर हर बार एक ही कम होगा क्या, नहीं दो भी हो सकता है, बट अभी आपको समझाने के लिए मैं ऐसा नंबर लेना जो एक के डिफरेंस में चल रहा है। अब 85/19 कर दो, तो 85/19 कितना होगा 5 माइनस 1/1 मतलब 100%, 2 मतलब 200, 3 मतलब 300, तो 5 मतलब कितना परसेंट बेटा 500%। 500% में अपन घटाएंगे कितना बेटा 1/19 की वैल्यू कितनी होती है 5 से 5 बटा, अरे होता है। ठीक है, अब देखो कैसे घटाना वापस से समझना बेटा, 500 में खाली 5 घटाते हैं तो कितना आ जाना था बेटा 495 आ जाना। ठीक है, बट हमने कहा 5 नहीं 5 से कुछ अंश ज्यादा घटाएंगे, कुछ अंश ज्यादा घटाएंगे, तो 595 कुछ अंश कम हो गए 495 कुछ अंश कम हो गए 494। तो अब जिसको समझ में नहीं आ रहा जब तक कि मैं फ्रैक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं तब तक आप बस ये ध्यान रख लो कि इससे थोड़ा कम करके इससे एक कम कर लेना, मतलब 95 पे एक कम कर लो 94। ठीक है, अब इस पे कितना आएगा सर, तो देखो अगली जो संख्या है मतलब 5 तो घटा रहा है, बट 5 से मैं कुछ ज्यादा घटा रहा हूं, मतलब 5 से छठवीं संख्या कुछ ज्यादा घटाई जा रही है 5 से ऊपर कुछ, तो छठवीं संख्या के 19 बराबर भागों में 5 कम हो रहा है, और ये भी पल्ले नहीं पड़े तो सीधी बात इस पे एक कम कर दो, 19 पर कम कर दो कितना 5, तो 19 पर 5 कम हो जाएगा मेरे बच्चे, तो 19 पे कितना बचेगा, अपना वैल्यू हो जाएगा बेटा 494 सही 14/19%। क्लियर है। एक और नंबर लास्ट बस इसमें, ठीक है, हमने कह दिया कि मान लो बेटा इस प्रकार से आ गया
हाँ जी, अरे पिंच यार मैं कहाँ बोल रहा हूँ यार, 17 के हिसाब से सोच लिया मैंने, तो मैं उस टाइम बोलना चाहिए था ना, ध्यान से उतर गया। वो लिख लो आप 94, 19 है ना। गर्मी समझ नहीं पड़ने देती यार, यही बताए। 19 5 पिंच, ठीक है। तब ये पूरा करेक्ट हो गया यहाँ से। तो 19 के 5वें गुणज 95 से एक कम है, मैं 17 के हिसाब से समझ लिया था, माफी चाहते हैं। 19 पंजे 95 से एक कम हो गया, ठीक है। तो 95/19 5 हो गया, माइनस 1/19, 5 के लिए 500%, 1/19 मतलब 5 से 5/19 घटाने पर तो वैल्यू ये बन जाएगी, ठीक है। 83/21 आ गया। अब 83/21 क्या सोचेंगे बताओ, 21 का कौन सा गुणज बेटा, चौथा गुणज है ना, 21 4 84 होता है। तो 84 से कितना कम दिख रहा है बेटा, एक कम दिख रहा है। हम इसको डाल सकते हैं बेटा, क्या बोलो, 84 पर कितना कम है। अब देखो बार बार लिख के नहीं बताना 84 से एक कम, आपको दिमाग में चलना चाहिए कि 84 से एक कम है। तो 84 कौन सा गुणज है बेटा, 21 का चौथा। और चौथा को सीधा लिख दो 400%, आप ये चीजें सीधा लिखता आना चाहिए, बट अभी आपको समझाना इसलिए मैं लिख रहा हूँ इस प्रकार से। तो 84/21 माइनस 1 तो 84/21 की वैल्यू तो 4 हो गई, और 1/21 तो एज इट इज हो जाए। 4 मतलब कितना परसेंट बेटा, 400। और 1/21 की वैल्यू कितनी लिखा रखी मैंने, बोलो, 4 सही 16 ठीक है। तो 400 में से 4 जाता था कितना था, 396 आता। बट 4 से कुछ अंश ज्यादा घटाएंगे 396 पे कुछ कम होगा, 395 की रेंज में आएंगे। और कितना मिलेगा, तो 21 पे कम कर दो 16, तो 21 पे रख दो कितना बेटा। तो इससे ज्यादा एग्जांपल सेट करके जरूरत नहीं है आपको समझाने के लिए घटाने को लेकर, ठीक है ना। प्लस में तो एसिडिटी होता है, बस माइनस में थोड़ा सा कैसे काम करना, उसके लिए 3 एग्जांपल सेट कर दिए। यदि किसी बच्चे ने फ्रैक्शन नहीं भी पढ़ा हो तो वो समझ जाए, ठीक है ना भैया। तो ये अपने पास में मेथड नंबर 3 होगा, जिसमें हम किसी भी गिवन फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग, मतलब उसको तोड़कर दो भिन्न के योग या अंतर पर। क्लियर है। तो अब ये जो परसेंटेज हमारा जब से चल रहा है, अब ये परसेंटेज में हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो परसेंटेज में हमने अभी तक पढ़ा है बेटा कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज में अपने पास में फ्रैक्शन बनाना पड़ता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपना एक्चुअल और एक क्या बनता है बेटा अपना रिजल्टेंट। एक्चुअल वो होगा जिसके आधार पे बात हुई, और रिजल्टेंट वो वैल्यू होगी जिसकी बात हुई। हमेशा एक्चुअल वैल्यू भिन्न के हर में रखी जाएगी, और रिजल्टेंट वैल्यू यानी कि जो उद्देश्य मान है वो अंश में रखा जाएगा, ठीक है। प्रतिशत की परिभाषा हमने समझी, प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 पर कितना उतना ही प्रतिशत होगा, या 100 में से कितना उतना ही उसका प्रतिशत होगा, ठीक है। प्रतिशत का उपयोग अपने पास में यदि अपने पास दो या दो से ज्यादा राशि संख्या व्यक्तियों की तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। यदि दो व्यक्तियों या दो से ज्यादा व्यक्तियों के यदि पूर्णांक मांग या एक्चुअल वैल्यू सेम है तो सीधा इंटीजर पे भी कंपेयर कर सकते हैं, बट यदि एक्चुअल वैल्यू चेंज होगी तो फिर उसके लिए अपने को परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करके ही कंपेयर किया जा सकता है कि कौन कितना ज्यादा और कौन कितना कम है, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो परसेंटेज चैप्टर को डील करने के लिए हमारे पास में ये 3 क्वांटिटी भी बात होगी। 3 प्रकार की वैल्यू आपको पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगी, पूरे अर्थमेटिक में। एक परसेंटेज वैल्यू, डेसिमल और बेटा उसका फ्रैक्शन। तो हमें बस ये सीखना कि यदि कोई वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इतनी है तो इन टर्म्स ऑफ डेसिमल कितनी होगी, और डेसिमल में इतनी है तो परसेंटेज में कितनी होगी। फ्रैक्शन इतना है तो उसका परसेंट क्या होगा, और परसेंट इतना तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा। यानी कि हमें कन्वर्जन यहाँ पे सीखना है। तो कन्वर्जन में केस नंबर ए में सीखा परसेंट से डेसिमल पे जाना, केस नंबर 2 में सीखा डेसिमल से परसेंट पे आना, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने सीखा बेटा फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज के 3 मेथड अपन ने डिस्कस किए। पहला मेथड तो इनटू 100 करके कर सकते हो, दूसरा मेथड आप उस गिवन फ्रैक्शन को बेटा इस प्रकार से किसी एक बेस फ्रैक्शन के या दो बेस फ्रैक्शन के प्रोडक्ट फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, या आप उस गिवन फ्रैक्शन को बेटा दो बेस फ्रैक्शन के सम और डिफरेंस पर 1/x प्लस माइनस 1/y पर क्या कर सकते हो बेटा, ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। और कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। बात समझ में आ गई। चल तो अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम क्या करने वाले, तो कन्वर्जन अभी चौथा भी बचा हुआ है ना, उसको भी सीख ही लेते हैं, फिर अपन डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं ना। इसको भी देख ही लेते हैं क्योंकि जब इतना पढ़ ही लिया है तो इसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है। अब अपने पास में केस नंबर कर लेना, टचअप का सामान रख लाया करो बैग में, चलता होता है, लग के ले जाती है ना लड़कियां, मैंने देखा है शादी ब्याह में देखते रहते हैं हम ना, कभी यार थोड़ा सा लगा तो बहाना होता है। ये तो ठीक है क्लास में तो नहीं कर सकते, अब यहाँ पे तो खैर मैं भी हूँ सभी है ना, कुछ बहाना लेते हैं पानी वानी का, बाहर गए इधर उधर करके है ना, गए बस निकाला वो गिलास है ना, बस चालू। सही मधु, हाँ हाँ, नहीं मांगती, सबके पास होता है, सब रख के लाते हैं और सब एक से एक लाते हैं रखकर, है ना। चलो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, है ना, चलता है, जीवन है, लगे तो टचअप करा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते केस नंबर डी पर।
आगे बढ़ते बेटा, केस नंबर डी। केस नंबर डी में हम ये सीखेंगे कि यदि हमें कोई परसेंटेज वैल्यू दी जाए तो परसेंट टू फ्रैक्शन कैसे आया जाए। देखो ये अभी इसी लेक्चर में कंटिन्यू इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो परसेंट से यदि फ्रैक्शन पे दी जाए ना, ये पेन थोड़ा सा ऊंचा था थोड़े दिन पहले तक, जब अभी मैं 1 महीने से स्टूडियो में नहीं आया ना, तो इसीलिए एक आध महीने बाद वो स्टूडियो में आता ना, तो स्टूडियो में नहीं मिलता मुझे, है ना। इधर वाले को हवा लगती रहे, घुमा देते उसको। तो बेटा परसेंट टू फ्रैक्शन की यदि बात करें, है ना, तो परसेंट से फ्रैक्शन में आने के लिए भी हम यही 3 मेथड यूज करेंगे जो अभी अपन ने फ्रैक्शन टू परसेंट जाने के लिए की, ठीक है। पहला तरीका तो बिल्कुल साधारण तरीका होगा। कौन सा तरीका बेटा, कि कोई भी यदि हमें फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू दी जाए, जैसे कि हमने बोल दिया x%, तो x% का फ्रैक्शन निकालना है तो आप कुछ मत कीजिए, उस परसेंट को डिवाइड मार दीजिए बेटा किससे, तो इसके इक्विवेलेंट आपको क्या निकल के आ जाएगी, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये सबसे बेसिक तरीका है। बट फिर से वही बात है कि ऐसा करना कब तक कन्वीनियंट आसान रहेगा और कहाँ से दिक्कत होगी वो समझेंगे, और फिर अलग अलग तरीके अपन ईजाद करते हैं। जैसे कि हमने कहा बेटा 1% का फ्रैक्शन बताओ, आपको पता है 1% का फ्रैक्शन मतलब 1 बटा, यदि मैंने कह दिया 2% का बताओ तो आप कह दोगे भैया 2/100 भी बता देंगे, और 2/100 में यदि कुछ कोफैक्टर कॉमन है तो काट दो सर, 2 से 1 बार, 2 से 5 बार, की वैल्यू कितनी हो गई 1 बटा, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि हमने बोला बेटा 3%, तो 3% भी आप बता दोगे कितना, 3/100। मैंने कहा 4% कितना होता है, तो आप कहेंगे 4/100 होता है। 4/100 को भी काटेंगे बेटा आपस में दोनों नंबर, 4 से 1 बार, 4 से 25 बार, तो वैल्यू कितनी बन गई 1/25। यानी कहना समझाने की बात यह है कि यदि आपको कोई भी परसेंटेज वैल्यू एज ए इंटीजर दे दी जाए तो उसका परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना इजी होता है, क्योंकि वो परसेंटेज वैल्यू यदि इंटीजर में है तो खाली 100 से डिवाइड करना, कट गया तो ठीक है, नहीं तो 100 नीचे लिखा जाएगा, ठीक है ना। हाँ समझ में आ रही। बट यदि कोई वैल्यू हमें ऐसी दे दी जाए जो डेसिमल में और परसेंटेज वैल्यू हो, जैसे कि बेटा 2.5% दे दिया, या 12.5 को ले लेते हैं, 2.5 तो कहाँ सोल्व करने बैठेंगे, 12.5%। अब यदि कोई एक टर्मिनेटिंग परसेंटेज डेसिमल वैल्यू दे दी जाए तब 12.5% क्या बनेगा, तो पहले आता 12.5% मतलब 12.5 किस पर भैया, 100 पर। अब ये 12.5 को भी अपने को डेसिमल हटाना पड़ेगा कि फ्रैक्शन पे दिलाना है, तो फ्रैक्शन मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो जो भी डेसिमल वगैरह वो हटाओ, तो 1 के पहले डेसिमल तो नीचे गुणा कर दो 10 की पावर 1 का। अब 25 से जाएगा बेटा कितनी बार, 5 बार, 25 से जाएगा 4 बार, और 5 से जाएगा 1 बार, और 5 से जाएगा 2 बार, तो ऊपर बच्चा 1 और नीचे बना 4 दूनी। तो यदि हमारे पास में कोई वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दी है बट वो डेसिमल में है, ठीक है, तो उसको फ्रैक्शन में ले जाने में थोड़ी सी कैलकुलेटिव प्रोसेस हो जाती है। और यदि मान लो वो डेसिमल वैल्यू भी यदि अपने पास में नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग यानी कि अप्रोक्सीमेट डेसिमल वैल्यू है और वो भी बड़ी है, तो फिर अपने पास में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यदि कोई वैल्यू इंटीजर में है परसेंटेज वैल्यू तो दिक्कत नहीं होती है, बट यदि कोई वैल्यू परसेंटेज वाली डेसिमल में दी जाएगी तो फिर हम इसको ट्रेडिशनल तरीके डिवाइड बाई 100 करेंगे तो कैलकुलेशन लगेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उस गिवन परसेंटेज वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी एक बेस फ्रैक्शन किसी एक बेस परसेंटेज a% के मल्टीपल पे n बार पे क्या कर लेंगे बेटा, ब्रेक कर लेंगे। जैसे अपन ने वहां पे भिन्न को अपन लाए थे प्रतिशत में, अपन ने क्या किया था, 2 भिन्न को आपस में गुणा करके अपन ने वो बनाया था भिन्न जो अपन को प्रतिशत में कन्वर्ट करना था, और वो 2 भिन्न में से कोई एक भिन्न क्या होना चाहिए था, बेस होना चाहिए, तो बेस फ्रैक्शन, या दोनों ही बेस फ्रैक्शन होते तो भी चल जाता। तो इसी प्रकार से किसी भी दिए गए प्रतिशत को यदि बेटा आपको भिन्न में परिवर्तित करना है तो आप क्या कीजिए, उस प्रतिशत को अपने जो भिन्न के बराबर में प्रतिशत लिखा है, यानी कि जो बेस फ्रैक्शन के परसेंटेज वैल्यू है उन परसेंटेज में से किसी एक स्टैंडर्ड परसेंट के मल्टीपल पे ब्रेक कर लेना है। जैसे कि बेटा आगे चलकर जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि इसी को भी एक और मैं समझाता हूँ। जैसे कि देखो 37.5% मेरे बेटा, 37.5% को यदि हम बेसिक से सोल्व करते हैं तो बच्चा क्या लिखता है, 37.5 किस पर बेटा, 100 पर, पॉइंट हटाता तो 10 का गुणा होता। अब ये काटा पीटी करेगा तो जीवन कट जाएगा उसका, ठीक है। 25 से जाएगा 1 बार, 12 बचा, 12 बचेगा, 125 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, तो ये बना 3 बटे कितना। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, बट काटा पीटी बहुत लग जाएगी। तो हमने जो मेथड नंबर सेकंड की बात की है वो मेथड नंबर सेकंड यहाँ पे कैसे काम करेगा उसको अपन समझते हैं। देखो यहाँ पर मेथड नंबर सेकंड को हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो मैंने कहा कोई भी गिवन परसेंटेज वैल्यू हो आप उसको अपने बेस फ्रैक्शन के बराबर जो परसेंटेज वैल्यू लिखाई उसके मल्टीपल पे तोड़ लो। अब उसको तोड़ने के लिए मैं कुछ ऐसे परसेंटेज वैल्यू आपको पहले डायरेक्टली बता देता हूँ, आइडियली परसेंटेज वैल्यू जिसके मल्टीपल पे आप इजीली सोच पाओ। जैसे कि यदि मेरे पास में कोई परसेंटेज वैल्यू यानी कि एक्स परसेंटेज वैल्यू ऐसी है बेटा कि जिसके परसेंटेज में मतलब जिसका परसेंटेज वैल्यू ऐसा है जिसमें डेसिमल के बाद ए बी 0.25 हो, डेसिमल के बाद क्या बेटा 0.25 हो, या डेसिमल के बाद में क्या बेटा 0.5 या 50 हो,
तो इस टाइप की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो हमेशा बेटा अपने पास में या तो 6.25% का मल्टीपल होगी कुछ n बार में, या बेटा मेरे बच्चे वो होगी किसका बेटा 12.5% का मल्टीपल कुछ n। अरे बात समझ में आई? ठीक है, तो यदि कोई परसेंटेज वैल्यू बेटा कोई भी x% हमें ऐसा दिया जा रहा है जिसमें वो डेसिमल में हो और डेसिमल के बाद या तो 0.25 हो या 0.5 हो, तो ऐसा परसेंटेज वैल्यू हमेशा ज्यादातर बेटा 6.25% का गुणज होता है या 12 अपना बेटा 5 का प्रतिशत का गुणज होता है। अरे समझ आ रही है मेरी बातें? आ गई बस। आज जो नहीं आए वो मजे में है, घर कूलर में सो रहे होंगे, है ना, और पानी हमारा सर पे से बह रहा है। हाँ रोबिन, कहाँ थे रोबिन तुम इतने दिनों से? आगे बच्चे गांव में जाते, क्या करो, गांव जाना पड़ता है, यहाँ शहर में तो आप कुछ करने नहीं दे रहे हो मैं, है ना, गांव जाके करते फिर। हाँ वही मुलाकात फिर है, क्या रहा फिर? वादे वादे पूरे होते नजर आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? वादा करके आए पक्का कि इस बार नौकरी लेके ही आऊंगा? अब माता पिता से बोल रहे हैं, तुम कहाँ सोच रहे हो? तुम्हारी सोच वही जा रही है बस। रो क्यों रहे हो? रो मत, ठीक है, दुख है, छोड़, नहीं मिलेगी तो फिर सीएससी तो यही से यहाँ पे कुछ ना कुछ तुम्हारा जुगाड़ पानी करवा देंगे, शादी तुम्हारी करवा ही देंगे हम, है ना, तो चिंता मत करो, है ना। चलो अभिषेक जो है ना हमारा, वो गौतम गंभीर को देखा तुमने? सुनील नारायण गौतम गंभीर, कोई रिस्पॉन्स नहीं। ऐसा अभिषेक है, कुछ भी बोलो अभी बहुत रेयरली हंसता हो, है ना, उसका हंसाना मतलब वो फाइनली आज उसका इसके बाद नहीं आने वाला इस क्लास में वो, क्योंकि आज वो तब गया खतरनाक तरीके से, है ना, तो उसका रिस्पॉन्स हमेशा कांस्टेंट रहता है ना। चलो, यदि कोई परसेंटेज वैल्यू बेटा ऐसी दी जाए इसमें डेसिमल के पहले और बाद की दोनों डिजिट ऐसे सेम रहे बेटा, या तो a.a% या ab.ab%, इस प्रकार से। तो इस प्रकार की जो परसेंटेज वैल्यू होती है ना बेटा, ये वाली परसेंटेज वैल्यू बेटा मेरा अपना 11.11% का मल्टीपल होगा कुछ बेटा n बार में, और ये वाली परसेंटेज वैल्यू बेटा 9.09% का कुछ मल्टीपल होगा n बार। मोस्टली इसी टाइप से अपना काम बनता है, तो इसीलिए मैंने भैया ये पहले आपको लिखा दिया भाई साहब, ठीक है ना। और बाकी तो फिर आसान चीजें हम सोच ही पाएंगे, बट जो डेसिमल में चीजें बच्चों को सोचने में दिक्कत होती है वो डेसिमल से मैंने लिखा, और भी है 14.28 वाला भी चलता है, बट ये थोड़ा सा आसानी से सोचा जा सकता है, इसीलिए इसको बता दिया, बाकी तो फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे तो आ ही जाएगा। चलो, तो कुछ वैल्यू लेते हैं, जैसे कि अपन ने लिया 40%। अब हमने जो बेस फ्रैक्शन लिखाया था उस बेस फ्रैक्शन में कोई भी ऐसा फ्रैक्शन नहीं था जिसके इक्विवेलेंट में परसेंटेज वैल्यू अपने पास में क्या हो बेटा 40 हो, 40 कहीं भी नहीं है ना, तो 40 कहीं भी नहीं, तो फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, 40 का फैक्टर देखना पड़ेगा, यानी कि ऐसा परसेंटेज सोचना पड़ेगा जिसके मल्टीपल पे क्या आता हो 40 आता हो, तब वो क्या होता है 10 के मल्टीपल पे आ जाएगा, 20 पे आ जाएगा। आप इसको कैसे भी तोड़ लो भाई साहब, तो हम कैसे तोड़ ले सर, तो हमने कहा चलो कैसे भी तोड़ेंगे, तभी इसको यदि किसी बच्चे ने कहा हम इसको 10% का मल्टीपल सोच ले सर कितनी बार में 4, या किसी ने कहा भैया कि हम इसको यदि सोच ले भैया 20% का मल्टीपल कितनी बार, आप कैसे भी सोच लो, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना। अब यदि किसी ने 10% इंटू 4 सोचा, 10% की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/10, और गुणा क्या कर देना 4, ये फिर से कट जाएंगे 2 से बेटा कितनी बार 2 बार, और 2 से ये 5 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 2/5। या यहाँ से हम सीधा सोचे देखो 20% की वैल्यू कितनी 1/5, और 2 की वैल्यू कितनी जाएगी 2 ही रहेगी, है ना, तो 2 गुणा 1/5 यानी कि 2/5। तो कहने और समझाने की बात है कि आप अपने पास कोई ऐसा परसेंटेज वैल्यू आ जाता है जो बेस फ्रैक्शन में से इक्विवेलेंट में नहीं है, तो आप उसको इस प्रकार से किसी एक परसेंट के मल्टीपल में ब्रेक कर सकते हैं। बात पल्ले पड़ गई, यहाँ तक क्लियर है। यदि सीधा वही होता जैसे 12.5 बोल दिया तो कितना बोल सकते थे 1/8, अरे हाँ ना, मैंने 14.28 बोल दिया तो 1/7 बोल देंगे, मैंने 6.25 बोल दिया तो 1/16 बोल देंगे, बात समझ में आ रही, मैंने 5.25 बोल दिया तो आप क्या बोल देंगे 1/19 बोल देंगे, तो ये वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है। बट यदि ऐसा नहीं है तो फिर हम इस प्रकार से सोचेंगे जो मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए मैंने कोई परसेंटेज वैल्यू ऐसे दे दी बेटा, हमने कह दिया 37.5%, 37%, तो 37.5 को अपन क्या सोच सकते हैं, मैंने कहा 0.5, तो 0.5 जब भी दिखे है ना ऐसा, तो 12.5% या 6.25 का, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। हम यहाँ पर यदि वैल्यू अपने पास 37.5 है तो दोनों में से किसी एक का हो सकता है, तो दोनों में से पहले वो नंबर ले लो जिसका पहाड़ा कम बार बोलना पड़े,
क्योंकि जितना बड़ा नंबर हो उसका पहाड़ा कम बार बोलना पड़ेगा उस नंबर के लिए, जितनी छोटी संख्या बोलूं, जैसे 2 का पहाड़ा बोलूं कि 36 आए तो ज्यादा बार बोलना पड़ेगा, बट 12 का पहाड़ा बोलूं 36 आए तो 3 बार में काम बन जाए, तो बड़ा डिवाइजर चूज कर लो, तो 12.5 ले लो। तो 12.5 का मल्टीपल यदि देखे तो भैया 12.5 का मल्टीपल होता है ये कितनी बार में, 3 बार, क्योंकि 12 या 36 और 3 का 0.5 गुना करेंगे 1.5, तो 36 और 1.5 कितना बनेगा 37.5। तो हम बोलेंगे सर ये 12.5% का मल्टीपल है कितनी बार बेटा, है ना, क्योंकि 12 या 36 और 3 का गुणा 0.5 में किया तो 1.5, 36 और 1.5 मिलाकर कितना बन जाएगा 37.5। अब 12.5% का मल्टीपल 3 बार में, तो 12.5 की वैल्यू कितनी होती है 1/8 होती है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। इसमें को लिखा है इसमें क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है ना क्या है, कन्वर्ट करना परसेंट को फ्रैक्शन में, तो ये जो परसेंटेज है इसका फ्रैक्शन सीधा लिख दिया अपन ने, और गुणा कर दो बेटा किसका 3 का, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी 3/, ठीक है ना। यदि और कोई वैल्यू हमारे पास में ली जाए तो क्या ले सकते हैं सर, हमने कहा मान लीजिए हमारे पास में ऐसी वैल्यू ले ली जाए, हमने कह दिया 27.27% आ गया, ऐसा आ गया, तो मैंने कहा AB.AB वाला फॉर्म है, तो बेटा AB.AB वाला फॉर्म है ना ये AB.AB वाला, तो किसका मल्टीपल बनेगा 9.09% का बनेगा, तो 9.09% का मल्टीपल बनेगा, तो हम कहेंगे भैया ये 9.09% का मल्टीपल बेटा कितनी बार में है 3 बार में, तो 9.09 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/11, प्रतिशत में 9 दिखा तो भिन्न के हर में 11, 11 दिखा तो प्रतिशत में 9, बस सीधी बात, तो गुणा 3 कर दो बेटा, तो 3/, कितना बन जाएगा। आगे बढ़ते बेटा इसमें, है ना, यदि मान लो हमने ऐसा कह दिया, हमने कह दिया बेटा कि मान लीजिए यहाँ पर अपने पास वैल्यू 44.44% कह दिया, अब कहेंगे देखो AA वाला, ठीक है, तो ये क्या बनेगा बेटा 11.11% का मल्टीपल कितनी बार, इसकी वैल्यू कितनी बनती है फ्रैक्शन में 1/, और गुणा क्या कर दो 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4/, आज समझ में आ गई, क्लियर है। तो इस टाइप से अपन बना सकते हैं इसको मल्टीपल पे ब्रेक करके, ठीक है ना। यदि वैल्यू हमारे पास में थोड़ी और बड़ी आ जाए, देखिए आगे बेटा 62.5% ये वैल्यू। अब यहां से हम ये देखेंगे कि वैल्यू जितनी बड़ी बढ़ते चले जाएगी और वो डेसिमल में होगी, तो उतने ही फिर अपने को सोचने में दिक्कत आने लगेगी, है ना, क्योंकि छोटा नंबर था, डेसिमल छोटा, इंटीजर छोटा था, अपन बोल सकते हैं पहाड़ा, इंटीजर में है तो भी पहाड़ा बोल सकते हैं, बट डेसिमल है तो छोटे नंबर तक बोल सकते हैं, बट जितना नंबर बड़ा होता जाएगा वहां से फिर समस्या बढ़ते चले जाएगी। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे यदि हम इसको सोचे तो अभी तो सोच सकते हैं कि ये 12.5% का मल्टीपल है कितनी बार है मेरे बच्चे, बोलो 5 बार, 12 पंजे 60, क्योंकि देखो ये 12 के ही गुणज के निकटतम दिख रही, 12 पंजे 60 के, तो बस 12 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे 60, और 0.5 का पहाड़ा 5 बार बोलो 2.5, तो 60 और 2.5 मिलाकर 62.5, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं सर ये 6.25 जैसा भी तो दिख रहा था ना कुछ, बस खाली डेसिमल तो आगे पीछे है ना, तो मैंने कह दिया कि भैया हाँ ठीक है, इसको अपन मल्टीपल पे ऐसे भी तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं कि भैया किसी के मन में आया कि 62.5 को हम लिख सकते हैं सर ये 6.25% का मल्टीपल है कितनी बार में 10 बार में, तो भी 10 का मल्टीप्लाई और डेसिमल शिफ्ट होगा इधर, और भाग जाएगा तो डेसिमल शिफ्ट होगा इधर, इधर से क्या डेसिमल शिफ्टिंग का बेटा, तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, तो चाहे आप ऐसा लिखो ऐसा लिखो, दोनों से वैल्यू तो एक ही आएगी। देखो 12.5 मतलब कितना 1/8 गुणा 5 कर लो मेरे बच्चे, तो कितना बनेगा 5/, या किसी बच्चे ने ऐसा तोड़ा ना मेरे बच्चे, तो उसको अपन कह देंगे ये 6.25 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/16, और 1/16 गुणा क्या कर दो 10, तो दोनों कट जाएंगे, 2 से बेटा कितनी बार 8 बार, और 2 से कितनी बार 5 बार, तो 5 बेटा कितना हो जाएगा। तो वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते चले जाएगी ऐसे ऐसे फिर आपको उस पर्टिकुलर परसेंटेज का वो कितनी बार में मल्टीपल है ये सोचने में भी थोड़ी सी क्या हो सकती है समस्या हो सकती है। इसीलिए मेथड नंबर सेकंड अपने लिए कन्वीनियंटली तब सोल्व कर सकते हैं जब मेरे पास में यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू या तो इंटीजर्स में हो या ये जो लिखाएगा ये जो स्टैंडर्ड पैटर्न है इन पर हो बेटा, तो आसानी सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि इन पे नहीं सोच सकते, यदि आपको टेबल अच्छे से आता है, आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छे से, तो आप किसी भी नंबर पे सोच सकते हैं। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे हर प्रकार के छात्र की प्रवृत्ति का ध्यान रखना है, किसी की प्रवृत्ति पहाड़े में अच्छी है, किसी के भैया तोड़ जोड़ घटाव में अच्छी है, तो उस हिसाब से अपन काम करके चलना, ठीक है। तो भैया यदि इसमें दिक्कत आ रही है तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा तरीके के बाद तीसरा तरीके पे जाएंगे। अब वो तीसरा तरीका क्या रहेगा, तो वो रहेगा जोड़ और घटाव ही रहेगा। तो जोड़ घटाव कैसे करेंगे वो अपन समझ लेते हैं। मेथड नंबर थर्ड बेटा, बस ये तरीका अपना खत्म हो जाएगा और इसके बाद अपना टाइप फर्स्ट कन्वर्जन खत्म। ये रेगुलर लेक्चर में 3 लेक्चर में अपन ने सीखा था, 3 लेक्चर ही पढ़े थे कन्वर्जन के अपन ने, और मैंने कहा था लगातार क्लास लग जाए तो 15 मिनट लेट चालू हुई थी और लगभग अपन ने इसको 1.5 घंटे में सीख लिया। तो जो चीजें बेटा लेक्चर वाइज चलती है ना वो लंबी जाती है, क्योंकि उसमें आना फिर समझाना फिर रिवाइज कराना है ना, तो वो चीजें थोड़ा सा रिकॉल करने में टाइम लग जाता है। बट यहाँ एक ही फ्लो में चल रही है, समझ में आ रही, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कि लेक्चर छोड़ दिया कल आए तो फिर कल की चीजें फिर याद कराओ फिर लेकर आओ,
तो इसलिए टाइम लगता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि हमने तो 5 लेक्चर जो वहाँ पढ़े थे हम तो आगे पीछे, मैं कह रहा हूँ 5 लेक्चर 2 में खत्म हो जाएंगे अपने, जो 6 लेक्चर वहाँ पढ़े ना वो 2 में अपन बराबर ले आएंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन मेथड नंबर 3 पर बेटा। मेथड नंबर 3 में क्या करना है कि कोई भी परसेंटेज x% आ गया तो आप इसको क्या करेंगे, 2 परसेंटेज के सम और डिफरेंस में तोड़ देंगे, प्लस पर यह बेटा माइनस। देखो एक बात ये ध्यान रखना, कुछ बच्चों को ये पता ही नहीं होता है, वो ये मानते हैं 20% गुना 5% बराबर 100%। ऐसा नहीं होता है बच्चे, 2 परसेंटेज को डायरेक्टली गुणा नहीं कर सकते, 2% को डायरेक्टली जोड़ घटाव कर सकते हैं बट गुणा नहीं कर, क्योंकि देखो ना मेरे बच्चे 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5 और 5% मतलब कितना होता है 1/20। तो ये कितना बनेगा मेरे पास में, देखो 1/100 बनेगा, और 1/100 की वैल्यू 100% नहीं होती है, 1% होती है। तो कभी 2% वैल्यू को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं, हाँ जोड़ सकते हो आप कि चलो 20% प्लस 5% बराबर कितना 25%, क्योंकि 20% मतलब 1/5 और 5% मतलब 1/20, दोनों का डिनोमिनेटर का सेम करेंगे तो एलसीएम लेंगे 20, तो ये 20 बनाएंगे 4 गुना, तो ये भी 4 गुना और ये 1 गुना, तो ये बेटा कितना बना 5/20, 5/20 मतलब 1/4, और 1/4 की वैल्यू क्या होती है 25 ही होती है। ठीक है, तो कहने और समझाने की बात मैं ये कह रहा हूं कि 2% को गुणा नहीं कर सकते डायरेक्टली बेटा, हाँ जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो जैसे कि ये था ना, यहाँ पे कुछ बच्चे थे, किसी के मन में सवाल उठाओ कि 40% को हम 10% गुणा 4% लिख सकते हैं क्या, नहीं, पाप पाप अपराध है, ठीक है ना, जघन्य अपराध है। ठीक है, तो 10 और गुणा 4 लिख सकते हो, 10% गुणा 4 लिखो या 4% गुणा 10 लिखो, दोनों को परसेंटेज में नहीं रख सकते, ठीक है ना। ठीक है, बट हाँ सम और डिफरेंस में आप ऐसा कर सकते हो, यदि 2% को जोड़ेंगे तो सीधा उतना ही बनेगा, 20 + 5 मतलब 25%, 20 - 5 मतलब 15%, इस प्रकार से बच्चे। ठीक है, तो ये तीसरा मेथड हमें इसलिए लग रहा है बेटा कि हमारे पास में यदि परसेंटेज वैल्यू बड़ी आ जाती है और वो डेसिमल में है तो फिर हमें उसको गुणा या मल्टीपल पे तोड़ने में दिक्कत आ सकती है, इसीलिए हम इसको सीखे हैं। जैसे कि अब देखो यहाँ पर जैसे वही परसेंटेज वैल्यू लेते बेटा 62%, 62%, चलिए बेटा 62%। अब यदि कोई भी परसेंटेज वैल्यू हमें डेसिमल में आ रही है इंटीजर में आ रही तो उसको हम 2% के योग अंतर पे तोड़ेंगे, जिसमें से 1% जो रहेगा ना ये पहले वाला, ये 50% का मल्टीपल रहेगा। 50 का मल्टीपल यानी कि बच्चे या तो 50 से कुछ ज्यादा या कुछ कम, या 50 का सेकंड मल्टीपल 100 से कुछ ज्यादा या कुछ कम, या 150, 50 का तीसरा मल्टीपल से कुछ ज्यादा या कम, या 200 से कुछ ज्यादा या। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्योंकि इसलिए ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि जब हम भिन्न से प्रतिशत पा रहे थे तो यहाँ पर जो अंश था और ये जो हर था वो अंश को अपन इस हर के किसी पहले गुणज से कुछ ज्यादा या कम, दूसरे गुणज से कुछ ज्यादा या कम, इसी पे सोच रहे थे ना। तो पहला गुणज मतलब 100% से कुछ ज्यादा कम भी, या 200% से कुछ ज्यादा है कम, तो इसीलिए अपन उसी रेंज पे उसको सोच के चलते हैं। ठीक है, तो 50 से ही अपन को रेस्पेक्ट में देखना, 50 से कुछ ज्यादा या कम, 100 से कुछ ज्यादा या कम, 150 से कुछ ज्यादा या कम, या 200, 250, 300, इस प्रकार से। ठीक है, तब ये संख्या किसके निकटतम दिख रही है अपन उसको बेस लेके चलेंगे। तो 50 के निकटतम दिख रही है मेरे बच्चे, तो अपन इसको तोड़ सकते हैं बेटा कि ये संख्या जो है ना 50% से ज्यादा है बेटा, कितने 6.5। और जब भी आप इस प्रकार से दो योग और अंतर पे तोड़ो तो दोनों प्रतिशत ऐसे लेना जिसका फ्रैक्शन आपको सीधा पता हो बेटा, ठीक है ना। चलो नहीं तो फिर इसको भी कन्वर्ट करने में टाइम लग जाएगा। 50 की वैल्यू कितना 1/2 और 12.5 की वैल्यू 1/। अब दो भिन्नों को जोड़ने की शर्त क्या होती है, तो दो भिन्नों को यदि जोड़ना है घटाना है तो उनको कब जोड़ा घटा जाएगा, जब दोनों के हर समान हो, यानी कि डिनोमिनेटर सेम। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के तरीके होते हैं, यदि डिनोमिनेटर सीधे दोनों 8-8 होते हैं तो अंश सीधा जोड़ ले घटा लेते हैं, बट यदि अलग अलग है तो जो बड़ा डिनोमिनेटर है वो अपन देखो क्या वो छोटे का क्या है मल्टीपल, यदि वो मल्टीपल है तो छोटे वाले को भी वही बना लो मल्टीप्लाई, और नहीं तो वो फैक्टर या मल्टीपल नहीं है तो फिर क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा। तो ये 8 है ये 2 है, तो 2 को कितना गुना करूं कि 8 बने, तो बोलो 4 गुना। तो बच्चे ये 4 गुना हुआ है, तो किसी भिन्न के एक भाग को यदि n गुना किया है तो दूसरा भाग भी n गुना करना पड़ेगा ताकि वास्तविक भिन्न में कोई परिवर्तन ना हो बेटा। तो ये बनेगा अपने पास में 4/8 और ये बना 1/8। दो भिन्न के हर समान है तो उसको समान 1 रख दो 8 और अंश को जोड़ दो सीधा 4 + 1 कितना। तो देखो ये स्टेप आपको इतनी फॉलो नहीं करनी, बट समझाने के लिए मैंने लिखी है। यहाँ पर भी देखो 5/8 आ रहा है, यहाँ पर भी 5/8 आ रहा है। यहाँ पे समस्या ज्यादा बच्चों को फेस नहीं होगी यदि उन्हें फ्रैक्शन पढ़ रखा है, जोड़ना घटाना आता है तो, है ना। और वहां पे फ्रैक्शन के साथ साथ आपको टेबल भी आना चाहिए। अब कोई बच्चा 12.5 का टेबल इतने अच्छे से बोल पाए तो वो थोड़ा सा दुखदायी हो जाएगा। मुझे पता ही कि भैया इंटीजर का नहीं बोल पाते अपन, तो इंटीजर का नहीं बोल पाते हैं ना, तो डेसिमल में तो और दिक्कत आ सकती है। और कुछ वैल्यू लेते हैं, जैसे कि मेरे बच्चे हमने एक और परसेंटेज वैल्यू ले लेनी है। हमने बोल दिया मान लीजिए हमारे पास में 114.28%, 114.28%।
आप क्या देख रहे हो भैया कि 100 के निकटतम दिख रहा है और 100 से 14.28 ज्यादा दिख रहा है, तो बस सीधी बात है 100% पर 14.28% ज्यादा लगभग। तो 100% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी है? 1, क्योंकि हमें तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो या तो डायरेक्टली कर लो या स्प्लिट करके कर लो। तो यहाँ पर ये की वैल्यू कितनी होगी? 1/7। अब यदि कोई इंटीजर है फ्रैक्शन जोड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई उसके इंटीजर में करो और ऊपर वाला वैल्यू जोड़ना है तो जोड़ दो और घटाने का साइन है तो घटा दो। तो 7 एकम 7, 7 में जोड़ा 1 तो कितना? 8/7 ये वैल्यू होगी। बात समझ आ गई? यदि हमारे पास में एक और वैल्यू हो जाए इस टाइप से बेटा, मान लो हमने दे दिया 83.33% लगभग लगभग, इसको बताओ क्या करें? हम बोलेंगे सर ये 50% पे भी सोच सकते हैं और 100 पे भी सोच सकते हैं। यदि हम 50 पे सोचने जाए बच्चे तो आप कहेंगे सर ये 50% से लगभग 33.33% का दिख रही है ज्यादा। अरे बोलो है ना। या कोई बच्चा बोलेगा सर हम 100 पे भी सोचे तो 100% पे लगभग लगभग ये कम दिख रही है, कितनी? 16.66%। अरे है ना, 100 के निकटतम में 100 पे यदि 16 घटा तो 84 आता, 16 से 0.66 लगभग ज्यादा घटाएंगे तो 0.33 शेष बचेगा, है ना। इसको थोड़ा सा अपन स्पेस के हिसाब से इधर रखते हैं ताकि नोट्स वगैरह बनाना, ठीक है। तो किसी बच्चे को सोचेंगे तो वो ऐसा सोच सकता है 50% है मेरे बच्चे 33.33% ज्यादा। और यदि किसी को उस पर नहीं सोचना बेटा तो वो 100% पर बोल सकता है कि सर ये लगभग 16.66% मेरा कम है। दोनों में से आप किसी पे भी कर लो, जिसमें सोचना आपको उचित है वो कर लो। 50 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2 और 3 इसकी कितनी होती है? 1/3। यदि दो भिन्न को जोड़ना है, दोनों भिन्न के हर कैसे? कोप्राइम। नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, जो बच्चे एडवांस जो बच्चे एप्लीकेशन पे देख रहे होंगे वीडियो, उनको नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा दिया बेटा, है ना। तो उनको पता है दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यदि ऐसे जो कि क्या आपस में कोप्राइम, कोप्राइम मतलब एक के अलावा किसी और से भाग नहीं जा रहे, तो इस केस में हम सीधा क्या करते हैं कि इस फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई। नहीं तो फिर आप एलसीएम ले लो, 2 और 3 का लघुत्तम 6 आ गया, 2 को 6 बनाना 3 गुना, तो ये भी 3 गुना होगा, 3 एकम 3, प्लस का साइन है प्लस लगा दो, 3 है 6 बनाने के लिए 2 गुना, तो ये भी 2 गुना, तो ये 3 + 2 कितना बना? 5 और बटे में कितना हो गया? ऐसा कर दिया। या किसी ने इसको ऐसा स्प्लिट किया तो 100% की वैल्यू 1/6 हो जाएगी इसकी वैल्यू। 6 एकम 6 - 1 कितना बनेगा? 5/। बात समझ में आ गई? तो आप किसी भी भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए इस प्रकार से 3 तरीके को फॉलो कर सकते हैं बेटा। पहला तरीका तो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता रखा बेटा कि उस परसेंट को डिवाइड बाई 100 कर दो। दूसरा, किसी एक स्टैंडर्ड या बेस परसेंट के मल्टीपल पे उसको ब्रेक कर दो। या तीसरा तरीका मेरे बच्चे यहाँ पर अपन ने पढ़ा कि उस गिवन परसेंट को 2% के योगांतर पर आप क्या कर दो? स्प्लिट कर दो, A% ± B%, इस प्रकार। ठीक है, तो ये अपना पूरा कन्वर्जन कंप्लीट हुआ। इतना आप पढ़ के आओ, कल अपन इस कन्वर्जन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। और कल अपना परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। स्टार्ट तो हो गया बट इसके आगे की चीजें जो अपन करेंगे वो यहीं से करेंगे। इतनी बेसिक चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए परसेंटेज चैप्टर को पढ़ने, सीखने और समझने की, ठीक है ना। बट फिर भी मैंने आपको बता दिया आज का लेक्चर में। तो कल ये पूरा जो है टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा, तो आप अपने नोट्स बना लीजिएगा इससे भैया। जिसके पास में है वो अच्छी बात है, जिसके पास में नहीं है, जिससे फोटो ले लेके बैठे हुए कुछ बच्चे, है ना, तो ये इसका बना सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो कल मुलाकात करेंगे, आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू सो मच बेटा।